हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। और मैं हूं राजीव चौहान और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बांग्लादेश वॉर का ये जो 2021 है वो 50वीं सालगिरह है, 50th एनिवर्सरी। और आज हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे बांग्लादेश में जो हमारा विक्ट्री हुआ था उसके बारे में। चैप्टर वाइज देखेंगे जो रोल किसका कैसा था, आर्मी का रोल कैसा था, इंदिरा गांधी का रोल कैसा था, रॉ का रोल कैसा था, एयरफोर्स का रोल कैसा था, अपनी नेवी की रोल कैसी थी, भारत का डिप्लोमेसी कैसा था और यूएसए का इंटरवेंशन किस तरह का था और कैसे हमने उस पर भी विजय पाया। ये सब चीज के बारे में आज हम एनालाइज करेंगे इस सेशन में। तो एक चीज 1962 वॉर, जब भारत चीन से पराजित हो गया था, तो उसके बाद ये जो विक्ट्री था ये पूरी वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को एक ऐसा जगह दिया और एक चीज सिद्ध हो गया कि भारत एक महान राष्ट्र है, भारत की सेना एक महान सेना है और भारत पूरी तरह से कैपेबल है कि वो एक महान जीत दर्ज कर सके। ये जो जीत थी 1971 की, भारत की सबसे महानतम जीत में से एक जीत माना जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेंगे, हर एक चीज, हर एक पन्ने को पलट के देखेंगे कि क्या है उसमें। कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा और हम यह भी बताएंगे कि आज का जो पॉलिसी है, आज जो भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, वो संबंध किस तरह का है और पाकिस्तान पीठ पीछे हमारे कैसे बार बार खंजर भोंक रहा है और भोंकता जाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है, तो कंप्लीट एनालिसिस हम इसका करेंगे और हमने इसको, इस लेक्चर को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट चैप्टर्स में, क्योंकि इतने सारे एपिसोड्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं और इतने सारे इंडिपेंडेंट इसमें स्टोरीज हैं कि एक साथ एक सीक्वेंस में लेके चलना बहुत ही कठिन है। तो मैंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले हर तरफ से, हर सेगमेंट से, हर सेक्टर से। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ये ओरिजिन था क्या, 1971 वॉर जो था उसका शुरुआत कहां से हुआ। तो कोई भी व्यक्ति वो कह देगा कि शुरुआत क्या थी, कहां से थी। ठीक है, तो देखिए भारत और पाकिस्तान दो नेशन के रूप में डिवाइड हुआ 1947 में। उसे आजादी मिली 14 अगस्त 1947, हमें मिली 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। ठीक है, एक दिन पहले पाकिस्तान जन्म लिया और यह सबको पता है कि द बेसिस क्या था इस दोनों का। बेसिस था, इंडिया का कोई बेसिस नहीं था, रिलीजियस ग्राउंड पे इंडिया डिवाइड कभी नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम लोग मुस्लिम का मेजॉरिटी क्षेत्र है, मुस्लिम मेजॉरिटी हमें जो एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया है उस पे हमारी हुकूमत होनी चाहिए। तो उनको वो भाग मान के चल जो भी है मिल गया था। ठीक है, तो दो भाग में पहले से ही डिवाइडेड था और हमारा और उनका संबंध अच्छा बिल्कुल नहीं था। 1947 में हमने एक पहला युद्ध लड़ा, उसमें भी उनको बहुत बुरी तरह हमने हराया। ठीक है, फिर हम लोग 1965 में भी उससे युद्ध किए और उसमें भी उनको हराया। लेकिन अब पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जनरल हैं, बहुत सारे जनरल का नाम आपने भी सुना होगा, परवेज मुशर्रफ, इतने सारे यहां पे स्टार्स लगा के, वो जो मेडल्स लगा के वो लोग चलते हैं कि मतलब यहां पे फिट नहीं बैठता, यहां तक लगाना पड़ता है। इंडियन जो जनरल हैं जो कि वॉर पे वॉर जीतते गए, लेकिन उनके पास उतना मेडल नहीं है जितना कि पाकिस्तान के जनरल के पास मेडल है। अब पाकिस्तान पता नहीं कैसे मेडल देता है, भगवान जाने, उनके गवर्नमेंट ही जाने, लेकिन मेडल्स उनके पास बहुत सारा है। ठीक है, तो वो हारते गए लेकिन मेडल जीतते गए, भगवान जाने कैसे मिला। तो बार बार उन्होंने कॉन्फिडेंस हाई है उनका, वो सोचते हैं कि भाई इंडिया क्या है, एकदम काफिर का देश है, कभी भी हम रौंद देंगे उसको। एक जो पाकिस्तानी है वो 10-10 इंडियन के बराबर है, ऐसा उनका मानसिकता है, ऐसा उसका थिंकिंग है।
तो बार बार वो अटेम्प्ट करते रहे कि भाई इंडिया को अपन दबा देंगे, कब्जा कर लेंगे पूरा लैंड, राजस्थान ले लेंगे हम, कश्मीर ले लेंगे हम, पंजाब ले लेंगे हम, मतलब जो यहां से यहां तक का टेरिटरी पूरा इन्हें सपना देखते हैं कि कंप्लीट जो है हम कब्जे में कर लेंगे। लेकिन जितना भी उन्होंने अटेम्प्ट लिया है, सब अटेम्प्ट में वो फेल हुए हैं और फ्यूचर में भी कभी पास नहीं कर सकते हैं, ये इसका गारंटी है। ठीक है। और 1971 वॉर जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो वॉर सिद्ध कर दिया कि भाई पाकिस्तान डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में कभी नहीं जीत सकता है। ठीक है। तो यहां पे तो विभाजन हो गया, तो विभाजन हो गया, उसके बाद कॉन्फिडेंस हाई है उन जनरल का, आर्मी के जो लोग जवान हैं वहां पे, जो लीडरशिप है आर्मी का, तो बार बार वॉर करते रहे वो, ये तो चलता रहा। आज नहीं कल फिर से वॉर हो गया। एक कारगिल वॉर आपने जानते हो, वो उन्होंने 1998 में करा, और उसके बाद फ्यूचर में भी वॉर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान ट्राई करते रहता है बेचारा, उसमें कोई ये नहीं है। तो उन्होंने पहले ट्राई करी लेकिन सक्सेसफुल नहीं मिला। ठीक है, सक्सेस नहीं मिला। तो हमारा और उसके बीच में जो संबंध है वो बहुत अच्छा कभी नहीं रहा है, और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता है जो जैसे नालायक देश है पाकिस्तान, उसको हमारा संबंध उससे बेटर होगा, वो होने का चांस कम है। बहुत हाई डिग्री ऑफ इमैच्योरिटी है उनका। ठीक है। तो पहले से ही एक प्रॉब्लम तो चलता आ रहा है, वो हमें देखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। हम तो सोचते हैं कि भाई चलो छोटा भाई है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं। वाजपेयी जी बेचारे बस से इतना दूर ट्रेवल करके लाहौर गए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कोशिश हमने, मोदी जी आए वो भी, उन्होंने भी कोशिश किया, उससे पहले हर प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कोशिश किया, लेकिन वो लायक ही नहीं है कि जिनसे की दोस्ती किया जा सके। हाईली इमेच्योर कंट्री, हाईली इमोरल कंट्री है पाकिस्तान। ठीक है। तो एक तो शुरू से ही प्रॉब्लम चलती आई है, चलती रही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन 1971 वॉर को जब हमें समझना है अच्छे से, हमें समझना होगा कि सर्टेन ट्रेंड्स और सर्टेन मूवमेंट जो है वो क्या चल रहा था उस समय। आज का जो बांग्लादेश है उस समय का ईस्ट पाकिस्तान है, यहां पे लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट पाकिस्तान। ले तो लिया था इन लोगों ने, लेकिन दोनों जो प्रांत है, दोनों जो प्रोविंस है, दोनों जो ज्योग्राफिकल एरिया है, उसके बीच में डिस्टेंस जो है 1500 किलोमीटर का है। तो भाई मैनेज कैसे करोगे, वो भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। लेकिन क्या करें, अब वो लोग को था, एम्बिशन था कि भाई हम पाकिस्तान नया बनाएंगे, तो चलो भाई बना लिया, संभल तो पा नहीं रहा आपसे। ठीक है। तो अब जो है कि पहले से ही प्रॉब्लम थी, लेकिन इमीडिएट अगर देखा जाए तो सर्टेन मूवमेंट्स जो चल रहा था इसके और इसके बीच में पहले से ही चल रहा था। अब वो मूवमेंट को हमें समझना पड़ेगा, वो जो ट्रेंड्स है वो समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे जो एग्जैक्टली हुआ क्या और क्यों हुआ और कैसे भारत ने उस पर विजय पाई। तो पहला चीज देखिए कि मैंने यहां भी लिखा है कि द ग्रेट मिस्टेक, पाकिस्तान और ये जो दो भाग में इतने लंबे डिस्टेंस पे जो था, और बीच में जिन्हें कि वो आर्च एनिमी समझते हैं हमारे को, जैसे इंडिया को वो लोग समझते हैं कि एकदम मेजर एनिमी कौन है, भारत है। तो बीच में भारत है और इतने दूर से आपने सोचा कि गवर्न कर लोगे। तो ईस्ट और वेस्ट जो है, मतलब ये भाग और ये भाग, दोनों नेचुरल डिसयूनिटी उसमें पहले से ही था, दोनों में बहुत ज्यादा डिवाइडेड था। पहले तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, 1500 किलोमीटर का। बीच में कौन है, इंडिया। दूसरे साइड से जाओगे तो 2000 माइल का डिस्टेंस है। ठीक है। मतलब 3200 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा कम से कम वहां तक पहुंचने के लिए, अगर इस रूट से जाते, श्रीलंका होते हुए इधर से जाते हैं अगर आप। तो अब सवाल यह आया कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैं डिफरेंस बताता हूं। इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। कल्चरल अगर सेटअप देखेंगे वेस्ट पाकिस्तान का, मतलब जो पाकिस्तान आज के डेट में है, उनका और इनका दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। लैंग्वेज का अंतर है, इथनिसिटी का अंतर है, सब चीज का अंतर है। यहां पे बंगाली बोली जाती है, बंगाली कल्चर है, जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसका कल्चर और ये बांग्लादेश का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। उनका खाना का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, सब चीज अलग है। इनका बिल्कुल अलग, इनका बिल्कुल अलग। तो एक पहले से ही एक नेचुरल डिसयूनिटी था, आज नहीं कल कभी ना कभी टूटना ही था। आज ना कल कभी ना कभी आपको टूटना ही था इसको। अब की दूसरी बात कि जो 23 इयर्स का हिस्ट्री रहा है, 23 साल का इतिहास रहा है, 1947
से लेके 1971 तक 23 वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को ट्रीट अच्छे से बिल्कुल नहीं किया, जबकि हर तरफ से जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का बांग्लादेश है, वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। अगर आप देखें इस ईस्ट पाकिस्तान का, तो मैं बताऊं आपको कि 75% जो एक्सपोर्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान से होता था, कंबाइंड एक्सपोर्ट का। 75% जो पॉपुलेशन था पाकिस्तान का वो ईस्ट पाकिस्तान में रहता था, और लगभग मोर देन 50% जो रेवेन्यू जनरेट करता था, ठीक है, फॉरेन रेवेन्यू, वो ये मोर देन 75% जो फॉरेन रेवेन्यू या डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेट करता था वो ईस्ट पाकिस्तान जनरेट करता था। लेकिन जनरेट आप इतना कर रहे हो, पॉपुलेशन आपको इतना ज्यादा है, लेकिन मिलता कितना था? मात्र 30%, 30% ही मात्र यहां पे इन्वेस्टमेंट होता था या कोई भी डेवलपमेंटल वर्क होता था। जितना दे रहे हैं आप, उससे सोचो आपको कितना कम मिल रहा है। पहली बात तो आप बहुत ज्यादा डिसयूनिटी है दोनों के बीच में। वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज सेम नहीं है, कल्चर सेम नहीं है, खाना सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है। उसके बाद से आप जो ये ज्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, पॉपुलेशन ज्यादा है, दे रहे हो लेकिन आप बहुत कम। चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जितने भी हाई पोजीशन थे, जैसे हाई पोजीशंस में क्या होता है, सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस आईपीएस जैसे इंडिया में बनते, वैसे ही वहां पे भी बनते हैं, पाकिस्तान में भी। अब मैक्सिमम लगभग मोर देन 90% सिविल सर्वेंट जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान से आते थे। वेस्ट पाकिस्तान से 90% से अधिक सिविल सर्वेंट आते थे। मतलब कि कंप्लीट जो एडमिनिस्ट्रेशन था, कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वेस्ट पाकिस्तान से ही आ रहा है। चलो वो तो हो गया। दूसरी बात, वहां पे आर्मी बहुत पावरफुल, आप जानते हैं। आर्मी के जितने भी टॉप ब्रास थे उसमें भी 90% के आसपास जो मोनोपोली था वो भी वेस्ट पाकिस्तान का ही था। जितने भी लीडरशिप रोल था जो आर्मी का, जो जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, इस तरह का जो पोजीशन होता है, वो सब भाई कहां के थे? वेस्ट पाकिस्तान के। ठीक है। डिप्लोमेसी में जितने भी थे वो सब भी वेस्ट पाकिस्तान। मतलब जितना पावर है वो सब वेस्ट पाकिस्तान के पास है, और इकोनॉमिकली सबसे प्रोडक्टिव ये है, उसको दे भी नहीं रहे हो पैसा, तो भाई दुख तो होगा ना, सीधी सी बात है, दुख तो होगा। तो इसको सोचिए कितना दुख हो रहा होगा, कितना ज्यादा टेंशन में ये प्रांत, ये जो प्रोविंस है वो होगा जहां की 75% पॉपुलेशन के आसपास रहती है। तो ये एक सिचुएशन था उनका, ओवरऑल सिचुएशन। अब अगर आप ये देखें कि भाई नेचुरली भी आज नहीं कल, आपको क्या लगता है कि यहां पे होना ही था टेंशन। और उससे पहले 1948 में, ओके, 1948 में, ओके, 1948 में पाकिस्तान ने क्या किया, मतलब वेस्ट पाकिस्तान, वहां पे तो क्या, वेस्ट पाकिस्तान में कैपिटल था, नेशन का कैपिटल कहां था? वेस्ट पाकिस्तान में था। ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान ने एक यूनिलेटरली, किसी से बिना पूछे हुए, ईस्ट पाकिस्तान से बिना कंसल्टेशन का, ये डिक्लेयर कर दिया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा क्या होगा? उर्दू होगा। ठीक है। अब 75% पॉपुलेशन बंगाली के बोलती है, ठीक है, तुमने कर दिया उर्दू, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो उसी टाइम में 1948 टू 1952 आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है। जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रहा था। क्योंकि पॉपुलेशन उनका ज्यादा है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, पावर सेंटर वहां होना चाहिए, और एक तो कम से कम ठीक है उर्दू आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम सिंगुलर लैंग्वेज कैसे बना सकते हो? उर्दू को अकेला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि कोई और लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जब बात होगी तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और तो भाई डेफिनेटली बंगाली पीपल आर वेरी प्राउड पीपल, ठीक है, बंगाली पीपल वेरी प्राउड पीपल। और दूसरी बात है कि
जो जो आज के डेट में बांग्लादेश है, पहले पूरी पूरी बंगाल थी, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल मिलकर बंगाल थी, वो एक इपिक सेंटर था ब्रिटिश का। ठीक है, जो कोलकाता था पहले कैपिटल था, ब्रिटिश का मेजर इन्फ्लुएंस वहां था। तो वो लोग में उनका जो इंटेलिजेंसिया था, जिनको बोलते पढ़े लिखे आदमी का, ये उनका रोल भी बहुत ज्यादा था। फ्रीडम मूवमेंट में भी उस तरह के व्यक्ति का रोल बहुत ज्यादा रहा। तो शुरू से ही एक प्राइड, मतलब एक था, शुरू से ही एक अपना था कि भाई हम हैं, हमको तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिन्ना एंड हिज कंपनी बोला देंगे ही नहीं भाई। तो ये चीज शुरू से ही, मतलब कि ये मूवमेंट 1948 में ही स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे ब्रू कर रहा था। ठीक है, और उसको एक फाइनल शेप मिला 1970 में। ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि इमीडिएट कॉज क्या था, अचानक से क्या हरकतें हुई, अचानक से क्या इशू हुआ, उसके बारे में समझना हमें बहुत ही जरूरी है। तो पहला बात बता दूं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, ये है मिलिट्री डिक्टेटर पाकिस्तान के, उस टाइम में हुकूमत में यही थे। याया खान नाम है इनका। क्या नाम है? याया खान। और दूसरा तस्वीर जो देख रहे हैं, ये दिस जेंटलमैन, ब्यूटीफुल पर्सन, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, जो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, वहां के मेजर लीडर थे। ठीक है, और ये क्या थे? मिलिट्री डिक्टेटर। भाई इनको आजादी के लिए तो इन्होंने स्ट्रगल किया ही नहीं। स्ट्रगल कौन किया? हमारे गांधी जी स्ट्रगल किए, सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल किए, भगत सिंह स्ट्रगल किए, बाल गंगाधर तिलक स्ट्रगल किए, नेहरू स्ट्रगल किए, लाला लाजपत राय स्ट्रगल किए, ये सब लोग स्ट्रगल किए। तुमने तो स्ट्रगल किए बगैर तुमको खैरात में पाकिस्तान मिल गई, तो इनको एकदम, मतलब जब मिल गई तो इनको समझ में नहीं आया कि करना क्या है। इनको कोई मैनेजमेंट स्किल नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन देश इनको दे दिया गया, बहुत बड़ा देश। अब देश तो मिल गया, लेकिन देश को सिर्फ मैनेज करने वाला भी आदमी चाहिए। हमारे जो थे वल्लभ भाई पटेल, इंटीग्रेट यूनाइट किए इंडिया को पूरी तरह से। जवाहरलाल नेहरू थे, एबल्ड लीडरशिप था, लेकिन यहां पे कोई एबल्ड लीडरशिप नहीं था। इनफैक्ट जिन्ना को अगर आप कह भी ले कि उनमें एबिलिटी था लीडरशिप का, तो उनका डेथ बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद जो पाकिस्तान वेंट टू द डॉग्स, पावर हंग्री पीपल के पास चला गया। तो मिलिट्री अपना क्या करते रहते थे कि जो नॉर्मल लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप है, उसको दबा दिया, खुद आ गया। तो कभी भी इलेक्शन सही तरीके से कभी नहीं होता था वहां पे। ठीक है, आज भी जब इतिहास देखेंगे तो इलेक्शन सही से नहीं होता। आज के डेट में एक नया लड़का इमरान खान वहां का प्राइम मिनिस्टर है, और वो भी मतलब एक तरह से मिलिट्री का इन्फ्लुएंस लेके रिगिंग करके इधर उधर करके बन गया है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और देख रहे हैं भिखारी टाइप स्टेटस कैसे हो गया पाकिस्तान के, एवरीवन नोज, क्योंकि लीडरशिप का एबिलिटी नहीं है वहां पे। दे लैक द लीडरशिप दैट अ नेशन वांट्स। महान नेशन जो बनता है महान नेताओं से बनता है, जिनके पास विजन होता है, जिनके पास एक सर्टेन कैरेक्टर रहता है। वो कैरेक्टर इन पे मौजूद नहीं है, इसीलिए यहां पे प्रॉब्लम होता है बार बार। ठीक है, पावर हंग्री पीपल है कि एकदम मतलब किसी को दबाओ, पावर में आ जाओ। तो जितने भी मिलिट्री जनरल थे वो बड़ा पावरफुल हुए थे। याया खान जो थे वो भी बहुत पावरफुल थे, वहां पे उस टाइम के डिक्टेटर थे। तो लेकिन हुआ कि भाई इलेक्शन कराना है। तो सबसे पहले फ्री इलेक्शन जो हुआ वो 1970 में हुआ। 1970 में एक इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन जो था वो बाय एंड लार्ज फ्री इलेक्शन था। अब लेकिन इनको पता था कि भाई पॉपुलेशन कहां है? ईस्ट पाकिस्तान में। इनको पता है कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत ही बड़े हस्ती हैं, बहुत पॉपुलर नेता हैं, बहुत यूनिफाई कर सकते हैं, ऐसा कैपेबिलिटी का नेता है। लेकिन अब इलेक्शन कराना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लोग सब हल्ला करने लगे थे। बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर भी रहता है। अपने आप को डेमोक्रेसी क्लेम करते हो, लेकिन इलेक्शन ही नहीं करा रहे हो। बेसिक फंडामेंटल क्या है कि इलेक्शन कराओ डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए और भी बहुत सारे फीचर्स चाहिए होता है, लेकिन इलेक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्लेम करते हैं डेमोक्रेसी अपने आप को, लेकिन आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, तो फोर्स होकर इलेक्शन कराना पड़ा। और बाय एंड लार्ज इलेक्शन थोड़ा फ्री टाइप इलेक्शन था। अब
शेख मुजीबुर रहमान ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीत गए। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान दोनों मिलाने के बाद जो पार्लियामेंट्री सीट था टोटल, वो था 313 सीट्स थे, जिसमें कि 167 आउट ऑफ 313 सीट, जिसमें कि शेख मुजीबुर रहमान का पार्टी का जीत हुआ। मतलब कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। क्लियर कट आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड बी रहमान। और वो तो छोड़ो, प्रोविंस में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 310 थे और उसमें से 298 सीट शेख मुजीबुर रहमान ने जीता था। इतना ज्यादा मेजॉरिटी आया, इसका मतलब है कि सिंपल एक कैलकुलेशन है कि जो डेमोक्रेसी में क्या है, जिनको नंबर ऑफ सीट ज्यादा आया, ही शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, शी शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। तो ही इज सपोज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द मोरल एंड लीगल अथॉरिटी टू लीड द कंट्री। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बनना था, लेकिन भैया ये वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं जो सब पूरा शासन पे कब्जा किए हैं 23 साल से ईस्ट पाकिस्तान को इन लोगों ने इतनी गर्द में ला दी, गरीबी पॉवर्टी खूब बढ़ गया। एक कॉलोनी जैसे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी जो भारत को दबा के रखती थी, लूटती थी भारत को, वैसे ही वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को 23 ईयर्स से लूट रहा था। और यहां पे जब लगा कि भाई ये आदमी बन जाएगा तो हमारा तो सुफड़ा साफ हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, याया खान ने, इन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि रहमान साहब देख लो, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान यहां पे हुकूमत ऐसे चलना है वैसे चलना है, आप उधर से आते हो मैनेज नहीं कर पाओगे, इतना सारा चैलेंज है, इंडिया है, दिस दैट, सो मेनी थिंग्स, निगोशिएशन करने की कोशिश किया। लेकिन क्यों मानेगा कोई भी क्यों मानेगा जब लीगली तरीके से, मोरली तरीके से आप ही लीडर आपको चुना है पूरे राष्ट्र ने, कंट्री ने, ठीक है। तो इनका था कि वेस्ट पाकिस्तान से ही कोई बने। एक तो इनका पोजीशन इतना डाउन हो गया था, ये ही कैन नॉट रिमेन द डिक्टेटर, किसी न किसी को तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है, उनको ये व्यक्ति फेवर करता था कि भाई इनको प्राइम मिनिस्टर आप बनने दो, आप प्राइम मिनिस्टर मत बनो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ या प्रोविंशियल प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। लेकिन रीजनेबल नहीं है ना। अब हम कह दें मोदी जी को कि भाई 2014 में अगर मोदी जी को बोलते अरे मोदी जी आप मत बनो, ठीक है, किसी और को बनने दो कांग्रेस पार्टी से, मोदी जी मानते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीगली और मोरली प्राइम मिनिस्टर के लिए चूज किया गया था पीपल ऑफ इंडिया ने। वैसे ही इनको पीपल ऑफ पाकिस्तान ने चूज किया था कि आप बनो प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री बना रहे हो तुम, गड़बड़ बात है। तो लेकिन ये लोग करप्ट आदमी थे ही, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दे कुड से दैट। चलो ठीक है। अब 1 मार्च, यहां पे सुनिए, 1 मार्च 1970, ठीक है, इसमें जो ऑल काइंड ऑफ निगोशिएशन विथ रहमान फेल्ड, पूरी निगोशिएशन फेल हो गई और याया खान ने डिक्लेयर कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो इंडेफिनेटली बंद रहेगा। कोई डेट अनाउंस नहीं किया कि पार्लियामेंट कब खुलेगा और कह दिया कि भाई साहब ये बंद रहेगा। मतलब जब पार्लियामेंट खुलेगी तब तो आप प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या और भी तरह का कुछ होगा, लेकिन पार्लियामेंट को बोला इसने बंद कर दो। उसके नेक्स्ट डे रहमान ने क्या किया, एक जनरल स्ट्राइक लॉन्च कर दिया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ याया खान। कहां पे? बांग्लादेश में, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे मैं थोड़ा सा अभी वापस आऊंगा स्टोरी में, लेकिन मैं आपको रॉ का कहानी बताना चाहता हूं। इंडिया का जो इंटेलिजेंस है रॉ, जिसका कि फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो देखिए 1947 वॉर, 1962 वॉर और 1965 वॉर, 3 वॉर, 2 वॉर हमने पाकिस्तान से लड़ा 47 एंड 65, और 62 का युद्ध हमने चीन से लड़ा।
उसमें ये गवर्नमेंट ने पाया कि हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बाय एंड लार्ज फेल कर जा रहा है, अच्छा इंटेलिजेंस नहीं दे पा रहा है। और एक चाइना का वॉर में जो हम हारे, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था इंटेलिजेंस का फेलियर, की सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिला, उसके कारण से गड़बड़ हुआ मामला। तो भारत सरकार ने सोचा कि हम लोग को कुछ स्पेशलाइज्ड विंग बनाना चाहिए। तो 1968-69 में उन्होंने, भारत ने क्या किया, पहले एक ही इंटेलिजेंस था जिसका नाम था इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आईबी होता है, ठीक है, आईबी ही हुआ करता था। वो बाहर का इंटेलिजेंस भी देखते थे, अंदर का इंटेलिजेंस भी देखते थे। लेकिन 68-69 में क्या किया, दो भाग को भारत ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक बना दिया रॉ और एक बना दिया, एक तो आईबी था ही। तो आईबी का जो प्रेरोगेटिव है, आईबी का जो डोमेन है, वो है भारत के अंदर काम करती है। वो जो भी इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर से जनरेट करना है वो जनरेट करती है आईबी। लेकिन जो बाहर का जितना भी इंटेलिजेंस है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कुछ भी हो, कोई भी कंट्री, हर जगह हमारे ऑपरेटिव्स हैं। रॉ के एजेंट हर देश में है, बहुत डीपली रूटेड हैं। कौन होंगे तो ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता होगा। तो रॉ को बनाया गया, ठीक है, रॉ को बनाया गया। तो रॉ ने एनालिसिस किया सिचुएशन किसका, बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश का सिचुएशन को एनालाइज किया और ये एनालाइज करके ये जानकारी प्राप्त किया, ये जानकारी मिली कि यहां पे, ये इलेक्शन से पहले का मैं बात बता रहा हूं, कि यहां पे जो शेख मुजीबुर रहमान है वही जीतने वाले हैं। और ये भी उन्होंने अंदर से जानकारी ले ली, ये याया खान जो बंदा है, ये कोई भी हालत में, किसी भी हालत में शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बनने देगा प्राइम मिनिस्टर। और इस सिचुएशन में सिविल वॉर होने का जो कंडीशन पूरा का पूरा मौजूद है। कभी भी सिविल वॉर हो सकता है, एनी टाइम सिविल वॉर कुड हैपन। ये सिचुएशन, ये रॉ ने इंटेलिजेंस दिया किसको, इंदिरा गांधी को, ठीक है। तो इंदिरा गांधी को पता चला, बोला ठीक है, वेट एंड वॉच, कि डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करना है, क्योंकि टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, ठीक है। अब वो चीज हो गया। अब उन्होंने, रॉ ने यह भी पता लगाया कि भाई, और देखिए रॉ को तो पता चल गया, और ये सेम चीज याया खान को भी पता था कि शेख मुजीबुर रहमान जीतने का बहुत ज्यादा चांस है, और अगर हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान को हम प्राइम मिनिस्टर तो बनने नहीं देंगे, और नहीं बनने देंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत, डिस्टर्बेंस हो सकता है ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। तो वो क्या किए, वो अपना धीरे धीरे मटेरियल एंड मैन को वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान में उतारने लगे। अच्छे अच्छे जनरल्स, बहुत आर्मी का जो अदर देन बंगाली जो पीपल थे, वो लोग क्या हुए, आने लगे धीरे धीरे कहां पे, तुम्हारा ईस्ट पाकिस्तान में। यूज क्या करते थे, भारत का एयर स्पेस, ठीक है। और ये चीज रॉ को पता था, उन्होंने जाके इंदिरा गांधी को बोला, ठीक है, इंदिरा गांधी को बोला कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक कहानी में सुनाता हूं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है। रॉ के एक एजेंट थे उस टाइम में, आरके यादव, ठीक है। रॉ के एजेंट एक थे जिनका कि ऑपरेटिव का नाम है आरके यादव। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उन्होंने एक बुक लिखा, जिस बुक में इस चीज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा, जैसे ही स्टोरी बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हां, उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब किया है, कि बोला कि भाई ये मैन एंड मटेरियल जा तो रहा है, ठीक है, अब हम अचानक से कैसे बोल दें कि एयर स्पेस यूज नहीं करो। तो इन्होंने एक, जो उस टाइम में रॉ के चीफ थे या रॉ के जो फाउंडर थे, ठीक है, उनका नाम था आरन काउ, ठीक है। तो एक प्लान बनाया, कहते हैं लोग, ऐसा उस बुक में लिखा है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहती है, ठीक है, मैं ये दोबारा कह रहा हूं, कि श्रीनगर से एक गंगा एयरलाइंस, गंगा फ्लाइट लेने वाली थी। उनको रॉ ऑपरेटिव्स ने, कुछ जो कश्मीरी जो मिलिटेंट थे, उनको कहा कि भाई इसको तुम हाईजैक कर लो, हाईजैक करके लाहौर लेके जाओ, ठीक है, लाहौर लेके जाओ। लाहौर में उन्होंने क्या, और हाईजैक हुआ,
लाहौर लेके गए, वहां पे 23 पैसेंजर थे, उनको उतार दिया गया और उस फ्लाइट को फिर से लाया गया और रास्ते में क्रैश करा दिया। वैसे भी डिकमीशन्ड ही था वो, एक ऑलमोस्ट उसको बंद ही करने वाले थे वो लोग, लेकिन उनको ये कर दिया। अब ये एक मौका मिल गया, भारत ने क्या किया, बोला कि भाई तुम मेरा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते हो। वो डायरेक्टली जो ऊपर से जाते थे भारत को एकदम गैंगेटिक प्लेन को क्रॉस करते हुए ढाका पहुंच जाते थे, ये रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। मतलब मैन एंड मटेरियल सप्लाई का जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन था उसको रोक दिया। अब उनको जो जाना पड़ेगा वो 3200 किलोमीटर होके जाना पड़ेगा, सिलोन मतलब श्रीलंका होके घूम के जाना पड़ेगा। इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग मैन मटेरियल सप्लाई करने लगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो था उसमें डिस्ट्रप्शन आ गया। ठीक है, तो मैंने एक ये कहानी बताई आपको। अब रॉ का इंटेलिजेंस इस बार एकदम स्पॉट ऑन इंटेलिजेंस था, बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंस था। ए टू जेड जो जो उन्होंने बोला सब चीज परफेक्टली, मतलब परफेक्ट रहा है। ठीक है, तो अब फिर से आते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने स्ट्राइक कर दिया जनरल स्ट्राइक कि भाई ऐसे कुछ इंडिफिनिट पार्लियामेंट को बंद कर सकते हैं, मेरा तो भाई बनना है मेरे को प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद हो गया रायोट, बहुत रायोट हो गया, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो गया, वेस्ट पाकिस्तान में कुछ सेगमेंट में हो गया। उसी क्रम में ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में क्या हुआ कि सिपाही म्यूटिनी हो गया। जो बंगाल रेजिमेंट था, जो बांग्लादेश जो बंगाली सोल्जर्स थे पाकिस्तानी आर्मी में, उन्होंने क्या किया, म्यूटिनी कर दिया। वेस्ट पाकिस्तान में म्यूटिनी देखा गया मोस्टली, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में यह चीज हुआ था। और उसको जो अदर देन बंगाली जो थे, जो पाकिस्तानी मेजर जो अपने आप को मानते थे, ठीक है, वहां के, उन्होंने अपने ही आर्मी, अपने ही कॉमराड्स को क्या किया, पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारा जिसका कि कोई जवाब नहीं है। वेस्ट पाकिस्तान में भी मारा, ईस्ट पाकिस्तान में भी मौका मिला तो मारा। उस समय बहुत लोग वेस्ट पाकिस्तान में थे, उनका जो भी बंगाली जिन्होंने भी सिपाही म्यूटिनी की, लगभग सबको बहुत बुरी तरह से मार दिया। ठीक है, तो यह भी मैसेज चला गया कि भाई ये लोग अब उस मोड में आ गए हैं ना कि सुनेंगे नहीं किसी का। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब जो सिचुएशन, जो ब्रॉड लेवल सिचुएशन है वहां खराब हो गया। उसी टाइम में याया खान जो थे, याया खान पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से निकले, सिलोन विलोन होके वहां पहुंचे। कहां पहुंचे, ढाका, सिचुएशन को असेसमेंट के लिए। ठीक है, अब सिचुएशन असेसमेंट के लिए डर तो था कहीं रॉ कुछ आगे पीछे ना कर दे, इंडियन मिलिट्री कुछ ना कर दे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं किए, वहां पे कुछ आदेश वादेश जारी नहीं किया और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन रॉ ने शेख मुजीबुर रहमान को बता दिया था कि रहमान साहब, पाकिस्तान ने पूरा मूड बना लिया है कि आपको अरेस्ट करेंगे, पूरा मूड बना लिया आपको अरेस्ट करेंगे, तो आप देख लो क्या करना है आपको। ठीक है, तो मुजीबुर रहमान हिम्मत वाले व्यक्ति थे, बोला ठीक है, थैंक यू आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे ही याया खान गया, उसी तरह से वो दिन था 25 मार्च का डे था, जिस दिन की मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, मतलब मिलिट्री रूल इंप्लीमेंट कर दिया पूरे ईस्ट पाकिस्तान में। किसने, याया खान ने। चलो, और 26 तारीख को मुजीबुर रहमान को रात में 11:30 बजे अरेस्ट करने का था और यह इंफॉर्मेशन रॉ उसको दे चुका था। रॉ ने आपको दे दिया है वो इंफॉर्मेशन, अब आप क्या करेंगे। तो मुजीबुर रहमान सोचिए कि अगर मैं भाग गया ना, कहीं भी छुपने के लिए भाग सकते थे वो, लेकिन अगर मैं भाग गया ना तो पूरी ढाका को शायद ये आर्मी जो है, पाकिस्तानी आर्मी, जला दे। मुझको ढूंढने के क्रम में हो सकता है उसमें लाखों लोग को मार दे। इस डर से वो बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही बैठूंगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे मार देगा, आर्मी अगर शूट कर देगी, तब तो ईस्ट पाकिस्तान गया, तो हमें मारेगी नहीं, हमको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन उनके साथ जितने भी उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे या जो भी क्लोज एसोसिएटेड थे, सबको कहा कि भैया तुम लोग यहां से निकल लो। सब निकल लिया, अकेले ही सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान उस घर में थे और आर्मी ने उन्हें अरेस्ट किया।
अरेस्ट किया और एक मैसेज भेजा, ठीक है, मैसेज भेजा, इंग्लिश में मैसेज था, जो मैसेज था, द बर्ड इज केज्ड, जो चिड़िया को हमने पिंजरे में बंद कर दिया है। इसको रॉ ने इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक है, इस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, जिस मैसेज को बाद में भारत ने यूज किया पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कि शेख मुजीबुर रहमान जो है उसको पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, कहीं पे अननोन लोकेशन पे छुपाया है, और अगर वो उनको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार, सोल जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी, वो पाकिस्तान का होगा, याया खान का होगा, ठीक है। तो ये हो गया, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, लीडरशिप अरेस्टेड। अब कंप्लीट उसके बाद ब्लड सेड ढाका में, ढाका के पूरी बांग्लादेश में, पर्टिकुलरली ढाका में जीनोसाइड लाइक नेवर बिफोर काइंड ऑफ सिचुएशन हुआ, लाखों लोग को मारे गए, वुमेन्स वेर रेप्ड, चिल्ड्रंस वेर किल्ड, यूथ को तो छोड़ दो, ठीक है, पूरा मुहिम क्रिएट कर दिया। आपको 26 जो मार्शल 25 मार्च में जो लगा था, उस दिन से एक आपको अप्रैल तक, ये 4-5 दिन में 10 लाख से अधिक लोगों को उन्होंने, कहा जाता है, डेटा एग्जैक्ट नहीं है, कि उन्होंने मार दिया। और मार दिया तो डर तो हो ही जाता है ना सबको, बीबी बच्चा परिवार घर बाप मां सब होते हैं, तो क्या करेंगे हम उसका। तो वो लोग वहां से भागना शुरू किए। और एक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 1 अप्रैल 1971 1 अप्रैल, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी शरणार्थी भारत में आ गए, चाहे वो त्रिपुरा में चले गए, मेघालय में चले गए, वेस्ट बंगाल में चले गए, असम में चले गए, कोई भी बॉर्डरिंग स्टेट में चले गए, लेकिन वहां से छोड़ के चले गए। और भारत सरकार का हृदय इतना बड़ा कि जो भी रिफ्यूजी आए उनको सबको शेल्टर दिया, खाना दिया, सुरक्षा दी, सब चीज दिया। लेकिन सोचिए वो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का किस लेवल का एरोगेंस होगा कि अपने ही पीपल पे तुमने बोला कि मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कैसा तुमने भाई वाला व्यवहार किया है। कैसा देश, जो देश का खंडन खुद तुमने लिख दिया याया खान ने अपने एरोगेंस में कि मेरे से बड़ा कौन। मूर्ख था याया खान जो इस तरह का सोचता था, लेकिन मार दिया। बंगाली भी कमजोर नहीं होते हैं, याद रखिए, वीर होते हैं। बंगाल का धरती ने हजारों वीर पैदा किए हैं, जो आप इतिहास में पढ़ते हैं। वो बंगाल नॉर्मल जगह का नहीं है जहां आप सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान पैदा लिए हैं, जहां पे जतिन दास जैसे इंसान पैदा लिए हैं, जहां पे सचिन सन्याल जैसे वीर लोग पैदा लिए हैं। वो धरती है बंगाल, और उस धरती के आदमी को ये याया खान सोचता है कि हम दबा देंगे, ठीक है। तो जेनोसाइड हो गया, इन्होंने बहुत लोगों को मार दिया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। देखिए ये फोटो एग्जैक्ट फोटो है, लाखों के संख्या में डेली रिफ्यूजीज आ रहे हैं। होपलेसनेस काइंड ऑफ सिचुएशन होता है जब आपका खुद का मुल्क, आपका खुद का कंट्री, खुद का नेशन जब आपका अपना नहीं रहा, तो उससे बड़ा दर्द शायद अपने परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु के बाद भी नहीं फील होता है। स्टेटलेस रहना बहुत ही बुरी बात होती है, क्योंकि स्टेट जो होता है आपको प्रोटेक्शन देता है, छत्र छाया देती है। लेकिन ये लोग बेघर नहीं हुए, बेराष्ट्र हो गए, ठीक है, स्टेटलेस पीपल बन गए। ये जो भी जगह मिला इनको वहां पे रहे, और भारत सरकार ने जो भी तरह का मदद हो सकता है इनको मदद किया, पूरी तरह से मदद किया, ठीक है। अब रिफ्यूजी क्राइसिस तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। अब रिफ्यूजी क्राइसिस अपना हो गया, और इस रिफ्यूजी क्राइसिस में भाई भारत भी तो क्या करेगा, करोड़ आदमी, ऑलरेडी हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं है, उस जमाने का इकोनॉमी, हमने दो युद्ध लड़ी 1962 65, तो सोचो उस कंट्री का कैसा रहेगा। फेमाइन हमारे यहां आ गया था 66 64 65, ये सब सिचुएशन अच्छा नहीं था। हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास इकोनॉमी को संभालने के लिए नहीं, हमारा पॉपुलेशन खुद गरीब है,
और उस जगह पे आप इनफ्लक्स हो रहा है, आ रहे हैं, तो कुछ करना होगा। तो भारत, अब चैप्टर 2 में चलते हैं कि भारत का क्या रणनीति या स्ट्रैटेजी था उस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो इंदिरा गांधी इज कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, और बिल्कुल गलत नहीं है। इन्होंने जो काम कर दिया, जो मेरा अपना आकलन है, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया है। ठीक है, बड़े बड़े काम किए इन्होंने, ताकतवर काम किया इन्होंने। ठीक है, और ये हैं अपने सैम मानेकशॉ उस टाइम में आर्मी के जनरल थे, और अभी तक के जो सबसे टॉप जनरल जो हुआ है उसमें से ये एक जनरल हैं। पहले इंडिया के फील्ड मार्शल बने थे, और 5 स्टार जनरल जिसको कहा जाता है वो भारत के पहले थे। इनका नाम, करियप्पा का नाम, ये सब बहुत ही इज्जत से और शिद्दत से लिया जाता है, बहुत ही ऊंचे दर्जे के ऑफिसर्स हैं। तो उस समय इंडिया के जनरल थे मानेकशॉ। इंदिरा गांधी ने को पता चला कि भाई इतना इतना हो रहा है, इन्फ्लक्स हो रहा है, इंडिया कहां से रखेगा भाई, हम तो चाहते हैं हमारे यहां आए, हमारा तो फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम, हमारा तो फिलॉसफी है कि अतिथि देवो भव। लेकिन भाई हम अपना घर, मतलब हमारे पास भी कुछ रहे देने को, तो सिचुएशन बहुत खराब था। हम तो वैसे स्वागत करते हैं सबका, देश हमारा वैसा है, लेकिन सिचुएशन खराब था, पाकिस्तान मारा जा रहा है, कुछ इंडिया तो चुप बैठ नहीं सकता है। तो इंडिया ने मानेकशॉ को बुलाया, इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को बुलाया। ठीक है, मानेकशॉ को बुलाया, बोला कि सैम, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बोला कि मैडम बताओ आप क्या करना है, मानेकशॉ ने। तो बोला कि नहीं, वी हैव टू समहाउ डू समथिंग, वी हैव टू गो इनटू वॉर। तो मानेकशॉ ने कहा कि मैडम, आई एम रेडी फॉर द वॉर बट आई एम नॉट रेडी राइट नाउ। बोला कि राइट नाउ मतलब कि बोला मेरा प्रिपेयर्ड नहीं, मेरी आर्मी प्रिपेयर्ड नहीं है, मुझे ट्रेनिंग देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग नहीं है, तैयारी मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं जा सकता अभी वॉर में। तो बोला कब तैयार हो जाओगे तुम? ठीक है, तो बोला मुझे लगेंगे 5-6 महीने तैयार करने में। ठीक है, तो बोला जैसा क्यों बोल रहे हो, क्यों तैयार नहीं है? बोला हमारी बटालियन कुछ वहां है, कुछ वहां है। दूसरी बात देखिए, बात हो रही है अप्रैल में, अब आने वाला है मॉनसून। जब मॉनसून आ जाता है, इतनी बारिश होती है वहां पे। जब मॉनसून के टाइम में अगर आप बारिश देखेंगे, 200 सेंटीग्रेड से ऊपर का बारिश हो जाता है। पूरा का पूरा एरिया बांग्लादेश फ्लड प्लेन बन जाता है, पूरा एरिया फ्लड प्लेन। आप फ्लड में क्या लड़ोगे? तो बोला कि हम जीत ही नहीं सकते हैं अगर हम मॉनसून में युद्ध करें। दूसरा चीज बोला ठीक है मॉनसून के बाद। तो बोला कि मॉनसून के बाद भी हमारे पे खतरा है कि अम्मा अगर युद्ध में गए, अगर वॉर में गए और चाइना ने भी अटैक कर दिया तो तब क्या करेंगे? तो इंदिरा गांधी ने पूछा जो ठीक है, तुम बताओ क्या करना चाहिए? तो बोला हमें वॉर करना चाहिए ठंडे समय में। ठंडे समय में मतलब बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो बांग्लादेश भी पूरा सूखा टाइप होगा, लड़ने में हमें आसान होगा। और दूसरी बात, जो अपना हिमालयन रेंज है, जो अरुणाचल के ऊपर हो गया ईस्ट हिमालय, और इधर लद्दाख रीजन में हो गया वेस्ट हिमालय, मान लीजिए इधर से उधर तक पूरा, उस टाइम में ढेर सारी बर्फबारी होती है, बहुत सारा स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होगा तो वो एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा कि किसी भी चाइना के तरफ से कोई भी एडवेंचर का, ठीक है, कि एडवेंचर नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल टाइम हो सकता है चाइनीज आ जाए, हमें इधर भी लड़ना होगा, उधर भी लड़ना होगा, और दो फ्रंट, मतलब 3 फ्रंट पे, वेस्ट पाकिस्तान से लड़ोगे, ईस्ट पाकिस्तान से लड़ोगे, और ऊपर नॉर्थ में चाइना से लड़ोगे, नॉर्थ ईस्ट में चाइना से लड़ोगे, वैसा वार जीतने का चांस बहुत कम है। ठीक है, इंदिरा गांधी समझी, बोली कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, और स्ट्रैटेजी सही था। तो हम लोगों का प्लानिंग हुआ कि ठंडे के टाइम में वॉर करेंगे। तो क्या बीच का जो टाइम है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें क्या करेंगे? तो उसमें यह क्या किया गया कि एक स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी लिया, दैट द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ
एंड द फॉरेन मिनिस्टर विल विजिट द फॉरेन कैपिटल्स, बड़े बड़े जो कंट्री हैं, पावरफुल कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जितने भी बड़े कंट्री, सब कंट्री कैपिटल में जाओ, फॉरेन मिनिस्टर को भेजो, प्राइम मिनिस्टर खुद भी कहीं कहीं गई, वहां पे ये बताने के लिए द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द क्राइम कमिटेड बाय द पाकिस्तानी इन ईस्ट पाकिस्तान, एक कंप्लीट जीनोसाइड जो मिल रहा है सबको, आप एकदम मार दे रहे हैं, वुमेन का कोई डिग्निटी नहीं है, रेप कर रहे हैं, ठीक है, वो सिचुएशन है। लेकिन अमेरिका और जो उसके एलाइज थे उन्होंने उतना उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इंडिया का काम था कि भाई बताओ, लेकिन इंडिया धीरे धीरे अपना क्या कर रही थी, प्रिपेयर्डनेस चालू था हमारा, ठीक है, हमारा प्रिपेयर्डनेस हम कर रहे थे, धीरे धीरे अपना सब चल रहा था। अब देखिए, तो एक तो हुआ कि डिप्लोमेटिकली हम दूसरे को बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा मामला है कि वर्ल्ड कम्युनिटी शुड इंटरवीन, लेकिन वर्ल्ड कम्युनिटी में मेजर अमेरिका एंड अदर कंट्री थे, वो लोग इंटरवीन नहीं कर रहे। लेकिन हमें क्या था, वो तो टाइम बाय करना था, पहला स्ट्रेटजी वो, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी था हमारा मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो आप ये देखिए, ठीक है, तो आप ये देखिए, ठीक है, ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है, ये है बांग्लादेश, ठीक, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये बीच में असम, ये हो गया मेघालय, ये फिर बीच में असम, और यहां से यहां तक पूरा हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, तो हमने इधर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की। दूसरा चीज, ये त्रिपुरा साइड जो है, इधर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, ठीक है, और ये सब जगह में भी हमने बिल्ड किया। क्यों इधर बिल्ड करने की कोशिश किया मेनली हमने, वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि चिटगांव पोर्ट देखिए यहां पे है, चिटगांव पोर्ट इस हिसाब से मतलब यहां पे है, और ये एक मेजर पोर्ट था, और पोर्ट का यूटिलिटी युद्ध में बहुत ज्यादा, वॉर में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो ये यहां से अगर मान के चलो डिप्लॉयमेंट आता है या कुछ भी आता है, इसको कैसे कैप्चर कर पाओगे आप, कैसे रोक पाओगे आप? तो इसीलिए हम लोगों ने त्रिपुरा में बहुत ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट किया, वहां पे तोप जो भी है 80+ हमने वहां पे लगाई, आर्म फोर्सेस को वहां पे भेजा, आर्म फोर्सेस को ट्रेन किया, सब चीज किया, ठीक है, कि हम पहले प्रिपेयर रहे इस साइड पूरा, ठीक है, हमारा एयरफोर्स ठीक रहे, हमारा आर्मी ठीक रहे, हमारा नेवी ठीक रहे। अब मानिकसॉ ने जबरदस्त प्लान बनाया, और एयरफोर्स के साथ मिलकर प्लान बनाया, नेवी के साथ मिलकर प्लान बनाया, एकदम ब्रॉड लेवल प्लान बनाया, एक एक दिन का, एक एक मिनट का, जो ऐसा होगा तो कैसा होगा टाइप सब बनाया, जबरदस्त, ठीक है। चलिए ठीक, तो हमने अब मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं उस 6 महीने के दौरान, 7 महीने के दौरान, याद रखिए। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाके बोल रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड इंटरवीन। अमेरिका के तो इतना लेटर लिखा गया, अमेरिका में प्रेस गए भी, लेकिन इन लोगों ने सुनने से मना कर दिया, ना 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 ठीक है, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये स्ट्रैटेजी था, ठीक है। अब तो पहला स्ट्रैटेजी हमने क्या बताया कि डिप्लोमेटिकली हम इसको हैंडल करने की कोशिश की, कि पूरा दुनिया को बताए कि यहां पे किस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा हमने क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया, कंप्लीट इम्परवियस स्ट्रैटेजी बनाया मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ठीक है। तीसरा, बांग्लादेश के अंदर जब इस तरह का आर्सन शुरू हुआ तो बांग्लादेश में क्या बोला, वीरों की धरती है, चुप तो बैठेगा नहीं। तो वहां पे भी एक तो पहले से ही था मुक्ति आर्मी, लेकिन मुक्ति वाहिनी का बहुत ज्यादा राइज हुआ। जो सिपाही म्यूटिनी करके आर्मी से छोड़ दिए थे, वो लोग जाके मुक्ति वाहिनी ज्वाइन कर लिए, और रॉ ने यहां पे बहुत ही बेहतरीन काम करी। क्या काम करी रॉ ने करा कि भाई साहब ये जो मुक्ति वाहिनी के आदमी हैं, जो भी इसमें है, और बंगाल, ये आप देख रहे हैं, ये सब उम्र कम है। आपको क्या लग रहा है 18 साल 19 साल 20 साल, ये लड़का को अगर देखेंगे तो ये तो 15 साल का लड़का लगता है। जो भी आ सकता है सबको क्या किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, आर्म्स एम्युनिशन प्रोवाइड किया, जितना भी सपोर्ट हो सकता है प्रोवाइड करो, ताकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बांग्लादेश में था वो सब जारी रहे। तो यहां पे हमने 3 स्ट्रेटजी, डिप्लोमेटिक,
अपना मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, और तीसरा चीज कि मुक्ति वाहिनी को हम सपोर्ट करते रहे, हमारी आर्मी सपोर्ट करती रही। रॉ ने स्ट्रेटजी बनाया, उनको कैसे आर्म्स पहुंचाना है, पैसे पहुंचाने हैं, एमिनेशन पहुंचाने हैं, ट्रेनिंग देने हैं, वो सब चीज यहां पे किया गया। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ये सब चीज किया गया। तो 3 तरह से हम उन पे उस दौरान अप्रैल से लेके दिसंबर तक के डेट में हमने इतना फोकस किया। ठीक है, अब क्या हो गया, डे ऑफ रेकनिंग। अब वो दिन आ गया जब युद्ध चालू हो जाएगा। तो वो दिन था 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971। और उस दिन हमारी प्राइम मिनिस्टर कोलकाता में थी, स्पीच दे रही थी। उसी टाइम में उन्हें एक खबर मिला कि पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन इंडियन सॉइल। पाकिस्तान का एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया। कहां स्ट्राइक किया बताता हूं। ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक किया श्रीनगर, ठीक है, पठानकोट, अंबाला, अमृतसर, आगरा। ठीक है, ये सब जगह पे इंडिया का एयरफोर्स बेस है ये सब। ठीक है, जो जो मैंने सर्कल किया है वो सब, वहां पे उन्होंने अटैक लॉन्च कर दिया प्रीएम्प्टिवली। अब एक चीज और मैं बोलूंगा बड़ा अच्छा, यहां पे इन्होंने 3 दिसंबर को अटैक किया, लेकिन इंडिया जो था वो उसका ऑलरेडी प्लान था कि अगर पाकिस्तान खुद नहीं अटैक करता है, 4 तारीख को तो हम खुद चढ़ाई करेंगे। पहले से प्लान था कि हम ही चढ़ाई करेंगे 4 तारीख से। लेकिन भारत चाहती थी ये कि पाकिस्तान पहले इनिशिएट कर दे। ये भारत का एक ये था कि पाकिस्तान वॉर पहले इनिशिएट कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर पहले वॉर छेड़ दी तो हम लोग को इंटरनेशनल कम्युनिटी में बोलने का एक मौका मिलेगा कि भाई हमने स्टार्ट नहीं किया था, वो स्टार्ट उसने किया। ठीक है, तो उनको एक इंटरनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है, कि भाई हम लोग वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और उनको एक ये दिमाग में डाला गया कि प्रीएम्प्टिवली कर दोगे तो शायद इंडिया ये हो जाए। ठीक है, अब कॉन्फिडेंट पाकिस्तान, बहुत कॉन्फिडेंस रहता है उनको, इतना मेडल लगाने वाला कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, जिसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस या जिसको बोलते हैं फर्जी कॉन्फिडेंस। इतना मेडल लगा के चलते हैं कि उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो गोली वोली चलेगा तो मेडल ही उनको डिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे मेडल वाले जनरल ने बोला कि ना, वेट नहीं कर पाऊंगा मैं, इंदिरा को बर्बाद कर दूंगा मैं, इंडिया को बर्बाद कर दूंगा मैं, बहुत तेज बंडी है लेडी। मारा यहां पे बम वम, चलो ठीक कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी उस टाइम में कोलकाता में थी, भाषण दे रही थी, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया कि मैडम स्ट्राइक कर दिया उन लोगों ने। तो मैडम का बहुत सारा काम था, तो मैडम फिर वहां से दिल्ली आ गई। दिल्ली आ गई, उन्होंने सबसे पहले मानिक को बुलाया, तो बोला जनरल आर वी रेडी। रॉ का एजेंट, रॉ का जो चीफ था वो भी थे उस टाइम में। कहो बोले कि मिस्टर सॉ सब बढ़िया, बोले यस मैडम वी आर रेडी। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा सेकंड मीटिंग उन्होंने फिर से सेकंड मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की, कैबिनेट को इंफॉर्मेशन दिया, बोला ठीक है चलो। थर्ड फिर से एक मीटिंग की, जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर थे सबको इनवाइट किया और बोला कि पाकिस्तान ने हमारे पे हमला कर दिया है। ठीक है, अब नौबत आ गया है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया जाए। तो वॉर शुरू हो गया, अपना वॉर शुरू हो गया। भारत का सेना फॉरवर्ड बेस पे चली गई, भारत का सेना आर्म्स एमिनेशन सब चीज से लेके चली गई। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अब देखो, पाकिस्तान ने सिर्फ एक बार हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने 2 बार हमला किया। एक तो दिन में हमला किया जब भाषण दे रही थी प्राइम मिनिस्टर, फिर उन्होंने रात में भी हमला किया, क्योंकि फुल मून डे था, पूरी तरह से रोशनी वोशनी था। बोला एकदम मार के एकदम गिरा देंगे, सब ध्वस्त कर देंगे। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में कि नादान पाकिस्तान, इतना उसका क्लमजी अटैक था
कि इंडिया का एयरफोर्स का एक भी नॉट इवन अ सिंगल फाइटर जेट डिस्ट्रॉय हुआ। वो बम तो बहुत गिराए उन्होंने, लेकिन एक फाइटर जेट भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए वो लोग। दो दो बार उन्होंने हमला किया तब भी। ठीक है, अब पता नहीं किस धुन में हमला करते हैं, कुछ ले लेते होंगे पहले ही, शायद फ्लाइट पे चढ़ने से पहले कुछ ले ले कि मजा आ जाए कि अपन वहां पे करते होंगे शायद, इसीलिए इतने तो किसको नहीं दिखता है। फुल मून लाइट में पूरा दिख रहा है, मारो। दिन में भी अटैक किए, ना दिन में लगा ना रात को लगा। दिस इज पाकिस्तान एयरफोर्स। ठीक है, चलो ठीक है, अब वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3 दिसंबर 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्टेड। ठीक है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री एवर। इंडिया ने ऐसी हड्डी तोड़ी उसकी कि जिसकी की कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, अब देखो, पाकिस्तान फिर भी एक भी हवाई जहाज को तोड़ नहीं पाया, लेकिन कॉन्फिडेंस तो बहुत है भाई बंदे को, कॉन्फिडेंस तो भरा पड़ा है। मेडल जो लगाए हैं यहां से यहां तक, कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस ने बोला, इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग जो क्या है, अटैक करेंगे। ठीक है, अटैक करेंगे। कहां पे? एक्चुअली में इनका जो मेन पर्पस था वो था जैसलमेर कब्जा करना। ठीक है, कि जैसलमेर जो है उसको कब्जा कर लेंगे, मेजर सेंटर है इंडिया का मिलिट्री का। ठीक है, और तो इन्होंने बोला फॉरवर्ड पोस्ट से, यहां पे लोंगेवाला पोस्ट है। ठीक है, ये है पोस्ट लोंगेवाला। तो बोला लोंगेवाला पहले कब्जा करेंगे, फिर रामगढ़ कब्जा करेंगे और जैसलमेर कब्जा करेंगे। ठीक है, वहीं पे एक आपने मूवी में सुना होगा डायलॉग। ठीक है, कौन सा मूवी था? बॉर्डर में डायलॉग सुना होगा। तारिक मीर नाम था उस, वहां पे जो कमांडेंट थे तारिक मीर, उन्होंने बोला, उनके जो ऑफिसर ऊपर वाले थे उनको डायलॉग दे दिया। ये लोग बड़ा बड़ा डायलॉग फेंकते हैं, इतना बड़ा बोल देंगे ना कि आप मतलब लगे अरे यार क्या है। डायलॉग दिया कि सुबह का नाश्ता जनरल मैं लोंगेवाला में करूंगा, दोपहर का खाना रामगढ़ में खाऊंगा और रात का डिनर जैसलमेर में करूंगा। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस देखो। ठीक है, अब ये लोगों ने बहुत बड़ा 1000 आर्मी से ज्यादा लेके चलना शुरू हुए। टैंक उन्होंने ढेर सारे टैंक को लेके आए, 42 टैंक थे। ठीक है, चाइना का एडवांस टैंक उनको दिया गया था, वो टैंक लेके चले कि अरे एकदम लोंगेवाला पे नाश्ता कर लेंगे, रामगढ़ में लंच कर लेंगे और डिनर एकदम जैसलमेर में हड्डी तोड़ेंगे। ठीक है, इनका ये एकदम पूरा प्लान था। और उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में लोंगेवाला पोस्ट पे भारत के जो सिर्फ 83 सैनिक मौजूद थे। ठीक है, सिर्फ 83 सैनिक मौजूद थे। आपने बॉर्डर मूवी देखा होगा सनी देओल का, ये देखिए सनी देओल, रील वाला सनी देओल और रियल। ठीक है, रियल हीरो। ठीक है, इनका नाम है मेजर चांदपुरी। मेजर चांदपुरी यहां के कमांडेंट थे उस पोस्ट पे, लोंगेवाला पोस्ट पे। जैसे कि सनी देओल कमांडेंट थे मूवी में, वो रियल में मेजर चांदपुरी। ये तस्वीर मेजर चांदपुरी का तस्वीर है, बहुत ही बहादुर सोल्जर। ठीक है, इनको आके खबर दिया कि बहुत सारा, इतनी टोप, इतनी थाउजेंड्स ऑफ आर्मी वाले, ठीक है, उधर से चले आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन को कैप्टन आके दिया कि ऐसे ऐसे आ रहा है। तुरंत उन्होंने फोन उठाया और कहा, फोन हेडक्वार्टर को बताया, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा है, वी नीड रीइंफोर्समेंट। क्योंकि 83 जवान थे, लेकिन इतने बहादुर जवान थे कि जिन्होंने की इतिहास रच डाला कि शायद इतना फियर्स बैटल बहुत कम हुआ है। ऐसे हुए हैं बैटल, लेकिन बहुत कम हुआ है। 4 बजे ये लोग, सुबह का 4 बजे ये लोग पहुंच गए लोंगेवाला पोस्ट। ठीक है, और क्या जो मेजर चांदपुरी और उनके जितने सिपाही थे सब वहां ट्रेंच में खड़े थे और उन्होंने रोक दिया। लिटरली आई एम टेलिंग यू, उन्होंने रोक दिया। जिस मूवी में दिखाया गया है जैसा, उसी तरह से इनका जो पहला रॉकेट लॉन्चर अटैक था वो उस टैंक पे गिरा, उस टैंक पे उड़ा दिया जिसपे कि उसका जो कप्तान का जो सेकेंड लेवल में होता है वो बैठा हुआ था। वो उनको डिमोरलाइज कर दिया। इन्होंने इतनी हैवी 83 पीपल में इतनी हैवी फायरिंग की
कि उनका जो वो तारिक मीर था, वो बोला कि हमें इंफॉर्मेशन था कि 100 से भी कम लोग हैं, और यहां पे तो वो इस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि 1000 आदमी है। हमें लगता है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गलत हुआ। इन लोगों ने लोंगेवाला पोस्ट पे उनको मैक्सिमम बहुत देर तक रखा। उन्होंने तोप से गोलाबारी कर रहे हैं, सोचिए, एक तोप नहीं 40 तोप, 42 टू बी प्रिसाइज, और वो बढ़ने लगे। ठीक है, तो यहां से, और रात का समय था, तो एयरफोर्स रात में स्ट्राइक नहीं कर सकती है, एयरफोर्स को सही से पता नहीं चलता कौन कहां पे है। ठीक है, तो वो लोगों ने वेट किया सुबह में इनका ये लोंगेवाला पोस्ट से कुछ जो है इसका यूनिट आगे बढ़ गया था। उसके बाद इंडिया का फाइटर प्लेन्स आना शुरू हुआ, जिनका नाम था हंटर ने ऐसा अटैक किया, ठीक है, कि इनको भागना पड़ा, और 42 टैंक में से मात्र 10 टैंक इनके पास बन गया। एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी वॉज किल्ड। इतना जबरदस्त, इतना प्रिसाइज भरा हुआ, इतना डेडिकेटेड अटैक था एयरफोर्स का, जिसका जवाब नहीं। हंटर ने कंप्लीट हंटिंग की और मामला निपटा दिया। तारिक मीर का जो सपना था कि हम खाएंगे ये जो ब्रेकफास्ट लोंगेवाला में, रामगढ़ में लंच, और जैसलमेर में ये अपना डिनर, अब वो डिनर उनको पाकिस्तान में ही जाके खाना पड़ेगा, सेम रूखा सूखा खाना, हारा हुआ सोल्जर। ठीक है, तो ये हुआ पहला मेजर बैटल, यहां शुरू हुआ। और ये याद रखिए, ये जो 1971 वॉर है, ये कंबाइंड एफर्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी था। पहला वॉर जहां तीनों का इक्वल तरीके से यूज किया गया था, ऑफेंसिव सेंस में। ठीक है, तो ये हुआ पहला लोंगेवाले का ये। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने लॉन्च किया, और ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था उसका पर्पस था कि ब्लॉकेड क्रिएट करे। ठीक है, ब्लॉकेड क्रिएट करे, कहां करे? एक चिटगांव पोर्ट के पास ब्लॉकेड क्रिएट कर दे, और एक कराची पोर्ट के पास कर दे। ठीक है, तो भारत ने अरेबियन सी में 3 गन बोट भेजा था। हर एक गन बोट पे सिर्फ 4-4 लाइन मिसाइल्स थे। ठीक है, मतलब कि 12 लाइन मिसाइल। ठीक है, एक का नाम था आईएनएस निपट, एक का नाम था आईएनएस वीर, एक का नाम था आईएनएस निर्घट। जो सबसे आगे चल रही थी उसका नाम था आईएनएस निर्घट। तीनों चलने लगी साइलेंटली। और देखो, अब ये कि आपको सोच सकते हो कि यार पाकिस्तानी को पता नहीं चला कि इतने गधे हैं, तो नहीं, इतने भी नहीं है। इतना जो दुश्मन है उसको इतना कम नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। कम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मुक्के खाने पड़ेंगे। दिस इज अ क्लैरिटी, दिस इज हाउ इट हैपेंस, एंड पर्टिकुलरली इन वॉर, एनी टाइम द टाइड कुड टर्न। ओके, तो क्या हुआ कि ये लोग गए, और इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि सर्टेन, जब आप जो कराची से 100-150 लगभग माइल पहले, नॉटिकल माइल पहले रहोगे, 200 नॉटिकल माइल पहले रहोगे, तो इंडियन में बात ही मत करना। इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि ये लोग रशियन में बात करेंगे। ये लोग रशियन में क्यों बात करेंगे? क्योंकि रशिया का पनडुब्बी या इस तरह का कोई ना कोई जहाज इधर उधर रहता था उस टाइम में, पावरफुल नेशन था। ठीक है, तो बोला कि रशियन में तुम लोग बात करोगे, कोई और भाषा में नहीं करोगे बात। ये लोग रशियन में बात कर रहे थे। अब वो लोग, उन्होंने पकड़ा, कम्युनिकेशन को पकड़ा उन्होंने, जो पाकिस्तानी जो नेवी था, लेकिन सोचा अरे रशियन है, कोई बात नहीं, ऐसे गुजर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन थे कौन सा? इंडियन, इंडिया का 3 गन बोट, निपट, निर्घट और वीर, ये तीनों थे, आगे से चल रहे थे। और 60 नॉटिकल माइल दूर पहले से निर्घट ने पहला मिसाइल छोड़ा, और छोड़ा एकदम ऑन द स्पॉट टारगेट पे लगा। ठीक है, टारगेट पे लगा, और वो लोग समझ ही नहीं पाए हुआ क्या। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, शाम का टाइम था। जब तक वो लोग रियलाइज करते, निर्घट ने फिर से मारा दूसरा,
और पूरा शिप को कंप्लीटली तोड़ दिया बीच से। ठीक है, उसी टाइम में उसके जस्ट राइट साइड में थे निपट ने फिर चलाई, दूसरा शिप को तोड़ दिया। उनको टाइम तक नहीं मिला कि बता पाए कि भाई यहां पे मामला गड़बड़ हो गया। उन्होंने वो सिर्फ जो लिमिटेड उनके पास मिसाइल्स थे उससे पूरा का पूरा, आप ये कराची का हार्बर देख सकते हैं, यही फायरिंग था पहला जो हमने आपको बताया निर्घट ने चलाया था। दिस वॉज द फर्स्ट फायरिंग बाय निर्घट, यही ये फोटो है पहला फायरिंग का। और इतने बारूद यहां पे छोड़ दिए कि, और याद रखिए कराची उनका मेन सेंटर था, नेवी का हेडक्वार्टर था, सब चीज वहीं का था, हर चीज वहीं से रिलेटेड था। उनको इन्होंने रात भर में ध्वस्त कर दिया। और ये जो आग लगाई, जो जल रहा है आप देख रहे हो, ये कुछ दिन तक चलता रहा। और उसके बाद ये तो हुआ कि 5 का तारीख को ये हुआ, ठीक है, सुबह के टाइम में। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को एयरफोर्स ने फिर अटैक करी और पूरी तरह से और उसको नस्तनाबूद कर दिया कि एकदम डिमोलिश कर दो, मामला ही खत्म कर दो। ठीक है, अब देखिए, और इन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दी। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे इस जगह पे कराची पोर्ट है, ठीक है, इस जगह पे चिटगांव पोर्ट है। तो यहां ने इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया, इधर भी ब्लॉकेड लगा दिया कि इसको बाहर, ब्लॉकेड मतलब एक ब्लॉक कर दिया, इसको यहां से बाहर निकलने नहीं दूंगा, ना किसी को इधर जाने दूंगा, इधर भी इधर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, ना किसी को जाने दूंगा। ठीक है, यही पर्पस था ऑपरेशन ट्राइडेंट का। तो आप देख सकते हैं ये प्लेसमेंट भारत का, डिफरेंट प्लेसमेंट जो कि लगाया गया था शिप को, ताकि किसी को ना अंदर जाने दूंगा ना किसी को बाहर निकलने दूंगा, वहीं पे चोक करके वहीं पे खत्म कर दूंगा। ये स्ट्रेटजी था, कंप्लीट सक्सेस। अब देखो, हमने तो यहां पे बोला कि अभी आपको हमने अरेबियन सी में क्या हो रहा था, कराची के साइड क्या हो रहा था, वेस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था, वो बताया नेवी के पर्सपेक्टिव से। अब चलते हैं नेवी के पर्सपेक्टिव से ही बे ऑफ बंगाल में क्या चल रहा था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। ठीक है, गाजी अटैक। ठीक है, गाजी, ये है गाजी तुम्हारा, ये जो तस्वीर दिख रहा है ना, ये पनडुब्बी है, उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड पनडुब्बी में से एक था, सबमरीन्स में एक था, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। ठीक है, बहुत अच्छा सबमरीन था, इसी का नाम था गाजी। और ये है अपना विक्रांत, आईएनएस विक्रांत, इंडिया के पास एकमात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर था। और इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी था इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान में ब्लॉकेड करने के लिए। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हमारा ब्लॉकेड का पर्पस के लिए, क्योंकि हवाई जहाज को नहीं तो कैसे उड़ाओगे। ठीक है, और यहां से हवाई जहाज उड़ान भर सकती थी। यह है विक्रांत। ठीक है, तो अब इनको ये वहां से बहुत पहले ही एक्चुअली चल दिए थे, अरेबियन सी से सामान वामान लेके वो चिटगांव पोर्ट पे दिए थे वॉर होने से पहले। बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ही घूम रहे थे, तो इन्हें यह मिला कि तुम्हें किसी भी तरह से विक्रांत को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, कौन ये, और ये कैपेबल था खत्म करने के लिए। ये जो है गाजी जो था, पीएनएस गाजी इसको बोलते हैं, पीएनएस गाजी, और ये है आईएनएस विक्रांत, कैपेबल था। लेकिन अब इंडिया को भी पता था, वाइस एडमिरल कृष्णन थे, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली ये जो है सबमरीन यहां कहीं घूम तो रहा होगा, और इसका टारगेट अगर होगा तो यही टारगेट होगा, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो ब्लॉकेड इंडिया नहीं कर पाएगा, ये जान रहा था। क्या करें भाई, तो उन्होंने प्लान बनाई जबरदस्त। ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे इंटेलिजेंस पास किया कि विशाखापट्टनम में जो है विक्रांत स्टेशनड है। विशाखापट्टनम में क्या है, विक्रांत स्टेशनड है, और वहीं से सब सामान वामान लेके वो उस साइड जाएगा। ये सोचा, गाजी सोचा कि भाई इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते, अच्छा मौका मिला है। ठीक है, अच्छा मौका मिला है। लेकिन इतना बढ़िया प्लान था कि उन्होंने क्या किया, विक्रांत को
वहां पे रखा ही नहीं। विक्रांत को अंडमान का जो है वहां पे पूरी सेफ्टी से उनको हार्बर किया गया था विथ कंप्लीट रीइंफोर्समेंट। और वहां पे दिखाने के लिए एक जो ऑलरेडी लगभग डीकमीशन्ड ही थी, ठीक है, उनका बॉयलर भी ठीक से काम नहीं करता था, आईएनएस राजपूत, ठीक है, आईएनएस राजपूत था, उसका मूवमेंट दिखाया। तो ये पीएनएस गाजी को लगा कि भाई आईएनएस राजपूत जो है ना वो मूवमेंट कर रहा है, वही विक्रांत है, ठीक है। और उसके बाद और इंफॉर्मेशन उनको अच्छा से पहुंचाने के लिए कि टन्स एंड टन्स ऑफ फूड ग्रेन हो गया, खाने का जो भी पदार्थ होता है वो सबको क्या किया, ट्रक्स एंड ट्रक्स का लेके कहां पे आए, विशाखापट्टनम पोर्ट पे। अब इनको इंफॉर्मेशन मिला गाजी को कि भाई यहां तो सही में विक्रांत ही है। सोचा रात को जाऊंगा उड़ा दूंगा, ठीक है, बहुत एडवांस भी था। लेकिन इनका अब देखो वर्जन बहुत डिफरेंट डिफरेंट है कि कोई बोलता है अपने से टूट फूट गया, गिर गया, लेकिन इंडियन वर्जन को हम करेक्ट मानते हैं। जो एक बूढ़ा इंडिया का जहाज जिसका बॉयलर भी ठीक नहीं था, आईएनएस राजपूत ने इनको टॉर्पीडो कर दिया, अंदर से जो रॉकेट मारते हैं ना अपन, वो मार दिया। और पीएनएस गाजी पहला उसका इस लेवल का वेपन बिना एक फायरिंग का, बिना एक बार भी यूज का नस्त नाबूद हो गया, ध्वस्त हो गया, कंप्लीटली गाजी गॉन। अब ये बात समाचार पहुंची वहां पे, वो लोग बौखला गए, ठीक है, कंफर्म हो गया कि गाजी इज गॉन। गाजी की उसका नाच था, गाजी खत्म, ओवर, गॉन। और इंडिया को अब लगभग फ्री हैंड मिला ब्लॉकेड करने के लिए। उन्होंने ईस्ट बांग्लादेश को ब्लॉकेड कर दिया, रोक दिया चारों तरफ से। तो अभी तक देख रहे हैं आप कि नेवी का कितना जबरदस्त तरीके से, आर्मी तो कर ही रही है, लोंगेवाला पोस्ट पे लड़ाई कर रही है, हर जगह पूरा वेस्टर्न बॉर्डर, पूरा ईस्टर्न बॉर्डर लड़ाई चल रही है। अंदर अंदर धीरे 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 इंडियन आर्मी बांग्लादेश में घुसती जा रही है, ढाका की ओर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इधर का जो था न्यूट्रलाइज ये लोग कर रहे हैं। याद रखिए 1962 वॉर में नेवी को कहा गया था यूज करने के लिए, एयरफोर्स का भी एक्सटेंसिव यूज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने यूज नहीं करी क्योंकि फुल फ्लेजेड वॉर हो जाने के बाद खतरा बहुत रहता है, ठीक है, सिविलियन कैजुअलिटी का चांस रहता है, ओके, तो नहीं किया गया था। लेकिन इस वॉर में सब चीज, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हर चीज का यूज किया गया था, जितना अधिकतम यूज हो सके उतना, ठीक है। तो ये कहानी था गाजी का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम एयरफोर्स के बारे में बताएंगे। इंडिया का एयरफोर्स ने जबरदस्त काम किया था, ठीक है। ये जो आपके जो तस्वीर है वो एक फ्लाइंग ऑफिसर है, निर्मलजीत सिंह सेखौन नाम है इनका, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखौन। इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट परमवीर चक्र जिनको मिला है, इन्हीं को मिला है, एकमात्र इन्हीं को, ठीक है। अब इनका जो वेलियंस था वो बहुत अलग लेवल का था। श्रीनगर एयरपोर्ट पे 6 F-86 जो था उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान, अमेरिकन बिल्ट था वो एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, अटैक कर दिया और आपको भाई तबाही मच जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, और वो अंदर भी घुस जाएंगे। सेखौन के वहां पे एक ही फ्लाइंग ये था, उन्होंने उठाया, बहुत इंफीरियर क्वालिटी था, ऊपर से उठाया और 6 के साथ कंप्लीट एंगेजमेंट किया इन्होंने, 6 के साथ पूरी तरह से एंगेज किया, 6 को बढ़ने नहीं दिया, आगे अटैक नहीं करने दिया, और 6 में से 2 को इन्होंने हवा में मार उड़ाया। और लास्टली जो पाकिस्तान का एक फाइटर जेट था उससे जो फायरिंग हुआ वो इनके बोट पे लगा, ठीक है। और इनफैक्ट उसमें भी जब थ्रस्ट नहीं मिल रहा था तो इन्होंने प्लेन को पलट दिया, उल्टा कर दिया, प्लेन ऐसे चलता है उसको पलट दिया, सॉरी ऐसे चलता है उसको पलट दिया, ठीक है। उल्टा प्लेन चला के भी इन्होंने अंतिम में जो 2 मारा, उल्टा से प्लेन चला के उसमें से 1 को मारा, फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया। लेकिन कितना दिन चलेगा, लास्ट में उन्होंने फ्लिप करने की कोशिश किया, फ्लिप किया,
इजेक्ट भी करने की कोशिश किया, सही से नहीं हो पाया। वो तो एयर जो फाइटर जेट था वो तो गिर ही गया, और इन्होंने इजेक्ट किया, लेकिन ही वॉज मर्टायर्ड। बॉडी भी इनका अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया, लेकिन इसका बहादुरी इतना जबरदस्त था कि जिस पाकिस्तानी फाइटर प्लेन से वो जो मिसाइल निकला था और इनके फाइटर प्लेन में लगा था, उन्होंने खुद एक बार जो मेमोयर लिखा, जो बुक लिखा, उसमें इसका वीरता के बारे में बोला। लिखा है कि आई हैव नेवर सीन अ पायलट लाइक हिम, आई हैव नेवर सीन अ पायलट एज ब्रेव एज सखौन, आई हैव नेवर सीन, ठीक है, सो आर्टफुल एंड सो क्राफ्टेड ब्रेव हार्ट एवर इन माई लाइफ। जो पाकिस्तानी सोल्जर है उसने खुद इसके बारे में लिखा है अपने किताब में, ठीक है। तो ये वैलियंस था, ये आपका एयरफोर्स का, बहुत एयरफोर्स। और इंडियन एयरफोर्स उस समय ईस्ट पाकिस्तान में बम गिराती थी, वेस्ट पाकिस्तान में बम गिराती थी, उनका फाइटर प्लेन आता था, उनका मुकाबला करती थी, और इनफैक्ट 500 प्लस सॉटीज अ डे फायर करती थी, हाईएस्ट एवर सिंस वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉटीज फायर करने वाला इंडियन एयरफोर्स ही है अभी तक। दैट इंक्लूड अमेरिकन एयरफोर्स ने भी बहुत सारे सॉटीज ये किया, लेकिन उतना नहीं, लेकिन जितना कि इंडियन एयरफोर्स ने चलाया। दैट वाज अ रिमार्केबल अटेम्प्ट बाय दिस पीपल, ठीक है, ब्रेव हार्ट्स। अब आते हैं चैप्टर 3 में। अब यहां पे पाकिस्तान को लगा भाई साहब हम तो हार जाएंगे, अब क्या करेंगे। और पाकिस्तान तब क्या गया, भिखारी है पाकिस्तान, जहां जहां भीख मांगना शुरू हो जाता है। इमरान खान अरब जाएगा, वहां पे से भीख मांगना शुरू होगा, भाई मुझे कुछ कटोरा है, दे 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 दे। चाइना के पास दे देता है, चाइना तो उसको 2-4 रुपया भी देता है और 2-4 थप्पड़ भी देता है, ठीक है। तो वहां फिर भीख मांगने चला गया, कहां पे, अमेरिका के पास। लिखा भी मैंने, बेगर पाकिस्तान। देखो ये इतना गिन नहीं पाओगे, इतना ज्यादा है, इसका कम है, और भी ज्यादा इसमें हो गए तो पेंटिंग है बहुत सारे, यहां पे 20-30 लगा के चलते हैं ये। अब ये याया खान ने बोला किसको, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे निक्सन। ये भी बड़ा घटिया ही किस्म का इंसान था बाय द वे। बाय एंड लार्ज अमेरिका में सबसे घटिया प्रेसिडेंट आज तक का जो हुआ है उसमें से ये एक बंदा है, ठीक है। अमेरिका में हर साल वो हर 5 साल में एक बार वोटिंग कराया जाता है पॉपुलर ओपिनियन लेने के लिए कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, ठीक है, ऐसे करके। तो नंबर 1 हर बार वहां पे अब्राहम लिंकन आते हैं, और सबसे लास्ट नंबर जो है ना वो निक्सन आता है। अब शायद जब होगा तो हो सकता है ट्रंप भी आ जाए, वी डोंट नो, ठीक है। तो निक्सन वाटर गेट इशू आपने कभी सुना होगा शायद, वो यही बंदे ने करा है, ठीक है। तो अब याया खान इनको फोन किया, बोला सर मुझे बचा लो, भारत तो एकदम बैंड बजा दिया हमारा, अब आप ही रक्षा कर सकते हो हमारी, हमने आपको ऑलवेज पिता माना है, तो आप हम पुत्र को थोड़ा सहायता करें, ठीक है। तो बोला टेंशन मत लो, तो मैं देखता हूं क्या करता हूं, ठीक है। तो इस बंदे ने फोन किया हेनरी किसिंगर को। हेनरी किसिंगर कहा जाता है द मेकर ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकन हेजेमनी का मेकर कहा जाता है। बहुत डोमिनेंस उसका रहा है, ऑलवेज रहा है, शुरू से रहा है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इन्होंने क्या किया, निक्सन ने बोला अपने हेनरी किसिंगर को फोन किया, जो क्या थे उस टाइम में इसका एडवाइजर थे। बोला किसिंगर को कि भाई किसिंगर ये तो भीख से मांगने चला आया, तो बोला हाँ उसको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि डोमिनेंस का ये है बात। तो बोला क्या किया जाए, तो बोला आप बताओ सर क्या किया जाए। तो बोला कि पाकिस्तानी को हेल्प प्रोवाइड करते हैं हम। तो बोला ठीक है। तो इन्होंने 2-3 स्ट्रेटजी बनाई। पहले चीज कि जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, अरब के कंट्री, कुवैत हो गए या इस तरह के और सब भी जो कंट्री हैं, सऊदी हो गए और सबको भी, ठीक है, उनको बोला कि पहले उनको फोन करो और बोलो कि सपोर्ट प्रोवाइड करे किसको, पाकिस्तान को। और तब ये नेशन सब जो है, जो आज हमारा अच्छा रिलेशन है मान लीजिए, लेकिन उस टाइम में बहुत नहीं ये था। इन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, 20 फाइटर प्लेन्स दिए, ठीक है, 20 फाइटर प्लेन्स दिया उन्होंने, उन लोगों ने। फिर इन्होंने
तो टर्क को भी कन्विंस किया और भी बहुत कंट्री को कन्विंस किया, ठीक है, कि वो, लेकिन वो रशिया ने उधर से धमकी दिया कि बेटा तू करके देख, फिर मैं बताता हूं तेरे को, ठीक है। तो उन्होंने फिर मना कर दिया, उन लोगों ने नहीं दिया। फिर इन लोगों ने, अमेरिका ने चाइना को, ठीक है, बोला कि चाइना को बोलो कन्विंस करने। किसिंगर ने चाइना को फोन किया, बोला कि देखो जो तुम ऐसा करो कि थोड़ा इंडिया को धमका दो, नहीं तो कुछ एक छोटा प्लाटून भी है ना, उसको भी मूव करा दो। तो जैसे ही तुम्हारा मूवमेंट होगा या तुम धमकाओगे तो इंडिया कॉशियस हो जाएगा और अपना आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान की साइड है कुछ मूवमेंट करे, शायद अरुणाचल की तरफ, और उस टाइम में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पाकिस्तान कैन रिकूप देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये था, तो इनका स्ट्रेटजी ये था। और थर्ड चीज इन्होंने क्या कर दिया, उनका सबसे बड़ा फ्लीट, ठीक है, जिसका नाम है यूएसएस इंटरप्राइज, ठीक है, और उसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सेवेंथ फ्लीट, जो कि अभी के टाइम में और या मोस्ट ऑफ द टाइम जापान और कोरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेवेंथ फ्लीट को उन्होंने भेज दिया वहां से, सी ऑफ जापान के पास से, जाओ इंडिया, ठीक है, सेवेंथ फ्लीट। चलो वो, अब सेवेंथ फ्लीट का कहानी आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक और साइड चलते हैं। उससे पहले, पहला वॉर का पहला दिन हुआ, उसी दिन से इंडिया ने जब चढ़ाई करना शुरू कर दी, उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान ने, हमने उसका चढ़ाई करना शुरू कर दी, तो 4 तारीख से ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया, रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की। वो रेजोल्यूशन का क्या था कि युद्ध विराम का ये था कि वॉर को रोक दिया जाए इमीडिएटली, इंडियन एग्रेशन है उसको रोक दिया जाए इमीडिएटली। लेकिन उस पर रशिया ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया। तो यूएनएससी में जब वीटो हो जाता है तो रिजोल्यूशन को फेल माना जाता है। 4 लोगों ने हां बोला, 1 लोगों ने ना बोल दिया, तो वो रिजोल्यूशन फेल। 100% सब ने हां कहा तभी रिजोल्यूशन पास होगा। लेकिन रशिया अपना बड़ा अच्छा फ्रेंड है, कहते हैं ना असली दोस्त वो है जो जरूरत पे काम आता है, ठीक है। तो रशिया एक कंट्री, यूएसएसआर था उस टाइम में, तो यूएसएसआर एक ऐसा ये था, या रशिया उसका बाद में तो जो रिलिक्ट वही है, तो वो हर समय हम लोग को सपोर्ट किया। उसने वीटो कर दिया और इधर कोई बात नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने क्या भेजा, सेवेंथ फ्लीट। ये है सेवेंथ फ्लीट, ये तस्वीर है, ठीक है। ये जो आगे आप जो देख रहे हैं, ये वाला बड़ा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, और इतने सारे जो हैं इनके साथ चलता है, ठीक है। दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल फ्लीट है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जब हुआ था, यही यूएसएस इंटरप्राइज या सेवेंथ फ्लीट ने क्या किया था, कंप्लीट ब्लॉकेड लगा दिया था, ना आना ना जाना। एक बार ये न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है। अब ये तो ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे पनडुब्बी भी है, सबमरीन्स भी इसकी चलती है। तो ऊपर वाली चीज दिख रहा है तस्वीर में, अंदर का नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी है। एक खाली दिख रहा है, आप देख सकते हो, ये एक पनडुब्बी है, सिर्फ यही एक दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे हो सकता है कि 5 पनडुब्बी चल रहा हो, वी नेवर नो, ओके। तो सबसे ताकतवर था, इसको भेज दिया। इसको 7वां बेड़ा हिंदी में कहते हैं, सेवेंथ फ्लीट। उसको भेजा कहां से, सी ऑफ जापान के पास वो था, बोला जाओ बे ऑफ बंगाल। वो चलना शुरू हुआ। अब तो फिर इंदिरा गांधी को लगा यार ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई, अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है वॉर, अब ये बायलैटरल तो रहा नहीं, ग्लोबल इश्यू हो गया, क्या करें, मानेकशॉ को बुलाओ। मानेकशॉ को बुलाए, बोला मानेकशॉ, सैम नाम था, सैम मानेकशॉ, सैम बोलती थी, तो बोलती सैम अमेरिका इज कमिंग। तो सैम ने बोला सो व्हाट, बोला दे आर न्यूक्लियर पावर्ड, बोला आई डोंट थिंक कि न्यूक्लियर अटैक करेगा वो लोग, और कर दिया। तो बोला फिर जब न्यूक्लियर अटैक कर दिया फिर सोचना क्या है, हम लोग कोई भी स्ट्रेटजी बनाए उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, न्यूक्लियर अटैक है, हमारे पास न्यूक्लियर है नहीं, खत्म मामला, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं करेगा तब का सोचना है। तो तब का सोचना है, तो उसने बोला कि एक आएगा तो फिर लड़ लेंगे उससे भी, अगर जमीन पे उतार दिया। तो मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी कहा कि आई विल बिकम द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम बिकॉज आई विल बी द वन हु वुड बी डिफीटिंग साइमल्टेनियसली बोथ द पाकिस्तान एंड द यूएस। अगर आर्मी को उतार दिया, क्योंकि जमीन पे ताकतवर बहुत था इंडिया, ठीक है।
तो घबराओ मत बोला, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी बनाया गया। क्या स्ट्रेटजी बनाया गया आगे मैं बताता हूं, ठीक है। ये आ गया। अब चलो ये तो आ गया, लेकिन अब क्या है कि लेकिन खतरा टला नहीं है। ये सब वॉर में एंगेज हो जाएगा तो बहुत रिस्क हो जाता है। तो क्या किया इंडिया ने 1971 में ही एक ट्रीटी साइन किया था रशिया के साथ, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसमें एक सीक्रेट क्लॉज था। वो क्लॉज था कि इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल अटैक ऑन इंडिया, इट विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन सोवियत एंड द सोवियत इज बाउंड टू डिफेंड इंडिया। ये था। इस ट्रीटी को इन्वोक कर दिया इंदिरा गांधी ने। वो सीक्रेट जो चीज था उसको उन्होंने पुश बटन डाल दिया, पुश बटन डाल दिया, ठीक है। पुश बटन डाल दिया। अमेरिका, रशिया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। ये आपको रशिया का एक जो 10th ऑपरेटर ग्रुप पैसिफिक ओशियन में पोस्टेड था, सबसे ताकतवर जो फ्लीट उनका था उसमें से ये एक ग्रुप था 10th ऑपरेटर ग्रुप। एडमिरल व्लादिमीर इसको संभालते थे, कैप्टन थे इसके, ठीक है। उनको आदेश दिया गया कि तुम जाओ, कहां से, तुम जाओ उसको प्रोटेक्ट करो इंडिया को, कि अमेरिकन जो 7th फ्लीट उसको आगे मत बढ़ने देना अगर बे ऑफ बंगाल में कन्फ्रंटेशन हुआ तो, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशियन से चलना शुरू हुआ। और कुछ जो है कि इसका एक और कुछ पार्ट था उस टाइम में व्लादिवोस्टॉक में था, जो कि सबमरीन्स जो व्लादिवोस्टॉक में, व्लादिवोस्टॉक मतलब जापान से थोड़ा ऊपर कर लो व्लादिवोस्टॉक मिल जाएगा, ईस्टर्न साइबेरिया का पार्ट है वो। और वहां से वो पनडुब्बी जो जिसको बोलते हैं ना सबमरीन्स, वो भी चलना शुरू हुआ, ठीक है। वो भी चलना शुरू हुआ। और सटल वे से उसने इंदिरा गांधी को और एक खबर दे दी कि मैडम टेंशन मत लो, कुछ जो हमारे सबमरीन्स है ना, क्योंकि 7th फ्लीट आगे है, इनको पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ जो हमारा सबमरीन्स है वो कहां पे है, ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में के वाटर्स में है, अंदर में है, आपको पता नहीं है जस्ट, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, कि उनको आने दो, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अब वो आ रहे हैं, 7th फ्लीट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। और आपको उन्होंने फिर एक बार इंडिया ने भी पूछा कि भाई 7th फ्लीट क्यों चल रहा है, फॉर्मली जान तो अंदर की बात सब रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछा, बोला हमारे वहां पे आदमी कुछ हैं ढाका में फंसे हुए हैं, हम उसको निकालने जा रहे हैं। बोल तुम, तो इंडिया वाले ने बोला भाई तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हम निकाल के देते हैं ना सुरक्षा। तो बोला नहीं नहीं हम खुद ले आएंगे अपना। ये एक एक्सक्यूज दिया था निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन। रिमेंबर्स हाउ स्टूपिड दैट एक्सक्यूज इज, स्टूपिडिटी कितना था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला। और उस जो इंडियन आर्मी था उसको ढाका से पहले ही निकाल चुका था, वो 9 जो आदमी जर्नलिस्ट अदर पीपल जो फंसे हुए थे उनको पहले ही इनफैक्ट निकाल लिया था। अब ये जो जगह है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं, ये जो जगह पतला सा जो रास्ता आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ओके, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। अब 14 दिसंबर को जो यूएसएस इंटरप्राइज था और 7th फ्लीट था वो पार कर चुका है। इसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को 14 तारीख को पार कर गया, ठीक है। और 15 तारीख को मतलब वो इस जगह पे मौजूद था। यह है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इंडिया को टेंशन होने लगा कि रशिया, चलो ठीक है रशिया प्रोवाइड कर रहा है सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल उस पर कितना भरोसा करोगे तुम, है कि नहीं। और जो रशियन थे जस्ट इसके पीछे पीछे थे, ठीक है। जो 10th ऑपरेटर ग्रुप जो था जस्ट पीछे पीछे था, और कुछ जो पनडुब्बी इसके यहां थे। और जब ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास था 14 तारीख को, यह भी मैं बता दूं, यहां से जो पनडुब्बी जा रहा था, ठीक है, व्लादिवोस्टॉक से जो पनडुब्बी निकला था यहां से, ठीक है, यहां से सी ऑफ जापान को जब क्रॉस किया, 4-5 पनडुब्बी क्रॉस किया, तो ये सी ऑफ जापान को पता चल गया कि कुछ पनडुब्बी यहां जा रहा है जो कि रशियन ये है। तो अमेरिका को भी पता चल गया था कि रशियन आर नाउ
डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि पनडुब्बी यहां से ये वाला जा रहा है इस साइड से, पैसिफिक वो जो 10th ऑपरेटर ग्रुप है वो इस साइड से ऐसे करके आया, इसके पीछे था, और कुछ जो पनडुब्बी उसके जो थे ऑलरेडी यहां पे थे मौजूद, अंदर वाटर के अंदर रहता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। दिस वाज व्हाट द सिचुएशन इज। ये 14 का सिचुएशन है, सॉरी 15th का सिचुएशन है। सिचुएशन बहुत खराब है। अब इंडिया को था कि भाई किसी भी तरह से ना पाकिस्तान को सरेंडर कराना है, किसी भी तरह पाकिस्तान को सरेंडर कराना है, ये टॉप प्रायोरिटी था। टॉप प्रायोरिटी इंडिया का था कि भाई पाकिस्तान को किसी तरह सरेंडर था। तो यहां पे टू प्रोन्ज स्ट्रैटेजी इन्होंने एडॉप्ट किया था, एक को इंप्लीमेंट नहीं किया, एक को इंप्लीमेंट किया। पहला चीज मानिकशॉ ने बोला किसी भी तरह से सरेंडर कराना है, अनकंडीशनल सरेंडर कराना है, नो कंडीशन। तो पहला काम उसने क्या किया था कि, दूसरा काम बता देता हूं, पहला काम बाद में बताऊंगा। दूसरा काम इसमें क्या था कि यहां पे ब्लॉकेड किया हुआ था, ठीक है, कहां गया, ये ब्लॉकेड ऑलरेडी था, ठीक है। अब ये जो ब्लॉकेड था तो इसमें था कि अगर बाय द चांस यूएसएसआर इंटरप्राइज आगे बढ़ी, यहां पे विक्रांत पोस्टेड था, ठीक है, अगर पहुंची, यहां पोस्टेड था, यही बगल में राजपूत भी था, ठीक है। तो ये जब अगर आगे बढ़ी तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हमला करके इसका स्पीड रोक देंगे, ठीक है। और विक्रांत हमारा सबसे बड़ा था जहाज, उससे यूएसएसआर इंटरप्राइज जो उससे था उससे 6 गुना बड़ा, ज्यादा बड़ा था, 6 टाइम्स मोर बिगर, एक ही जहाज था, सोचो। तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी बोला कि अगर ये लोग इतना नजदीक पहुंच गए और वहां पे रशियन नहीं रोक पाए तो हम लोग क्या करेंगे, इनका स्पीड को रोक देंगे, ठीक है। यह पर्पस था, पर्पस नंबर 2। पर्पस 1 था सरेंडर। सरेंडर मानिकशॉ ने एक लेटर लिखा। उस टाइम में जो बांग्लादेश में जो जनरल थे उसका नाम था जनरल नियाजी, जो पाकिस्तान के कमांडर थे पूरा आर्मी के, ठीक है। और उनको लेटर लिखा कि सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर करो, नहीं तो आइदर यू सरेंडर अनकंडीशनली और यू टेल मी वी विल वाइप यू आउट। धमकी, बोला तुम्हें धरती का फेस से बाहर, मतलब हटा दूंगा मैं, नहीं तो सरेंडर करो, ये बोला। लेकिन पाकिस्तानी जनरल इतना ज्यादा मेडल वाले, कॉन्फिडेंस। अब वो नियाजी बोला नहीं, ये मैं गिदर भपकी से नहीं डरता हूं, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई विल फाइट। एकदम चिल्ला चिल्ला के बोला, आई विल फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, हर अंतिम गोली और अंतिम व्यक्ति तक मैं लड़ूंगा। अगर इंडिया को ढाका पे कब्जा करना है तो मेरे लास्ट पे से ऊपर से गुजर के आपको कब्जा करना पड़ेगा, नॉट बिफोर दैट, आई एम नॉट रिलेंटिंग, कुछ नहीं होगा। बड़ा बड़ा फेंक दिया बंदे ने। मैंने पहले ही कहा था, एक आदमी नाश्ता कर रहा था, डिनर कर रहा था, यहां पे इन्होंने फेंका लास्ट मैन लास्ट बुलेट। फेंकना में नंबर 1 है पाकिस्तान से, दे आर लाइक टू गुड इन, मतलब फेंकना वाला चीज, खाली गोला नहीं फेंक पाते हैं वो लोग, ठीक है, मुंह से तो कुछ भी फेंकवा लो, ठीक है। तो नियाजी ने बड़ा बड़ा फेंक दिया। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ, और क्लोजर आ गया, तीनों तरफ से इंडिया ने घेर लिया था ढाका को, ठीक है। अब जो उसका बड़ा बड़ा फेंक रहे थे, दावा था, वो हवा बन गया, फ्लॉप, हालत खराब हो गई, ठीक है, हालत खराब हो गई। क्या करें वाला सिचुएशन था, ठीक है, क्या करे वाला सिचुएशन था नियाजी का, ओके। ये है नियाजी हमारे, देखो इनका मेडल देखो, 1 2 कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इधर एक 16 मेडल। इनका 16 साल, पता नहीं 16-17 साल का सर्विस किया होगा ये आदमी, 20 साल का में भी 16 मेडल है। एक युद्ध नहीं जीता, ठीक है, एक टेररिस्ट किसी को नहीं मारा, सिर्फ ये लोग को मिलता था कितने सिविलियंस को मार सकते हो तुम, उसी पे लगता है हमको मेडल दिया है इसने। 16,000 सिविलियन को मारा होगा तो 16 मेडल दिया होगा। दैट इज ऑल दे आर कैपेबल ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे मानिकशॉ हैं। तो मानिकशॉ ने उनको तीनों तरफ सर्कल कर दिया,
ठीक है, और तब इनका हालत खराब हो गया। लेकिन फिर भी इतने ज्यादा मेडल वाले हैं, फिर भी हार नहीं मान रहे थे वो। ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो फिर उसके नेक्स्ट दिन ऐसा घटना घटा जो कि ये लोग सोच ही नहीं सकते थे, अनएक्सपेक्टेड घटना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड घटना। अब यह है गवर्नर हाउस, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ कि एक सीक्रेट मीटिंग होने वाला है गवर्नर के हाउस पे, सब टॉप ऑफिशियल आने वाले हैं गवर्नर हाउस पे। रॉ को पता चला रात का टाइम में। अब ध्यान सुनिएगा, अब एग्जैक्ट लोकेशन जो था गवर्नर हाउस का इंडिया को पता ही नहीं था। तब उन्होंने टूरिस्ट गाइड निकाली, टूरिस्ट गाइड से देखा कि कौन सा जगह कैसा है, गवर्नर हाउस एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है। टूरिस्ट गाइड से पता किया गवर्नर हाउस कैसे है। शाम का टाइम था, फ्लाइट लॉन्च हुआ, अपना क्या नाम है जो गुवाहाटी बेस से उड़ा और एकदम प्रिसाइजली गवर्नर हाउस पे अटैक मारा, बम गिरा दिया। ये लोग सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, ये लोग सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है इंडिया। अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। गवर्नर की इतनी हालत खराब हो गई, तुरंत गवर्नर गाड़ी से निकला, तुरंत रिजिग्नेशन दिया, तुरंत इंटरकॉन्टिनेंटल होटल चला गया। अब इंटरकॉन्टिनेंटल होटल जाके फायदा क्या? इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में यूएन का प्रोटेक्शन ले लिया उन्होंने। उनकी हालत खराब हो गई, हलक सूख गई, यूएन का प्रोटेक्शन लेना पड़ा गवर्नर को। नाउ ये जो था दैट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। मानिकसॉ ने लेटर लिखा कि मैं अंतिम बार तुम्हें नियाजी लिख रहा हूं, अंतिम बार तुम्हें लिख रहा हूं, हल्के में मत लेना बेटा, तुम्हें मैं सही में वाइप आउट कर दूंगा। मैं तुम्हें अंतिम मौका देता हूं, अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर करो तुम। अनकंडीशनल सरेंडर। ये है अपने मेजर जनरल जैकब, इनको भेजा गया किसके पास? ये नियाजी के पास, कि जाके बात करो और बताओ उसको कि मैं सुबह 16 दिसंबर सुबह का 9 बजे तक के लिए बॉम्बिंग रोक रहा हूं, बमबारी, और अगर उस समय तक तुमने नहीं माना, लेकिन इनको था कि भाई अमेरिका आ जाएगा हमको बचा लेगा, चाइना आ जाएगा हमको बचा लेगा, कोई तो आया नहीं। बॉम्बिंग 9 बजे तक रोकूंगा, नहीं तो इतना बॉम्ब करूंगा कि तुमको स्टोन एज में पहुंचा दूंगा। इन्होंने, जैकब साहब ने नियाजी को बोला कि देखो नियाजी, बात सिंपल है कि तुम हार चुके, ये तुम्हें भी पता है, सरेंडर कर दो, तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी फैमिली की रक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर तुमने नहीं एक्सेप्ट किया, अगर तुमने नहीं एक्सेप्ट किया तो तुम्हारे, ना तुम्हारी जिम्मेदारी ना तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी का रक्षा का कुछ अगर हो जाए तो हमें मत कहना। 9 बजे तक का ये टाइम दिया गया है बॉम्ब रोकने का, अभी साइन कर दो, मैं खबर कर दूंगा, बॉम्बिंग बंद हो जाएगा, नहीं तो कल तो तुम्हारा मामला निपट गया। हमने आज एकदम पूरा ये था, इतना ज्यादा अपने आप समझता था तेज, लेकिन हो नहीं पाया कुछ। तो जैकब साहब ने इसको दिया, बोला मैं तुम्हें आधे घंटे का समय दे रहा हूं, 30 मिनट टाइम देख के, कि 30 मिनट में अगर तुमने इस पे साइन कर दिया, बात मान ली, तो हम नहीं कुछ करेंगे। 30 मिनट बाद कुछ नहीं। 30 मिनट बाद आए, तब भी नियाजी चे बैठा हुआ था, साइन नहीं किया था उस लेटर पे। तो जैकब साहब पूछे उससे, क्या भाई क्या माजरा है? कुछ बोल ही नहीं रहा था बंदा, तो कुछ नहीं बोल रहा था, 2-3 बार पूछा, नहीं बोला, तो वो लेटर को ले लिया और बोला
कि आपकी खामोशी को मैं ये मान के चलता हूं कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है हमारा जो कंडीशन था अनकंडीशनल सरेंडर का। नियाजी कुछ नहीं बोला, साइलेंट, और बोला नियाजी साहब गोल्फ कोर्स पे कल सरेंडर होगा, पूरी पब्लिक व्यू में, सुबह इतने बजे का टाइम है, पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट दिन आपको ढाका गोल्फ कोर्स में हमारे ये देखिए, यहां पे ये जो तस्वीर है, ये वाले ये जैकब है, ठीक है। यहां पे देखिए एयरफोर्स है, यहां पे देखिए नेवी का, सब लोग थे यहां पे मौजूद, ठीक है। और आर्मी के जवान जगजीत सिंह अरोरा, ठीक है, उनको भेजा गया, कलकत्ता से गए वहां पे हेलीकॉप्टर से लेने के लिए। और ये देखिए रूठा हुआ नियाजी यहां पे सरेंडर का डॉक्यूमेंट पे साइन किया। और ये तस्वीर सबसे फेमस तस्वीर में से एक तस्वीर बन गया भारत के इतिहास का, सबसे फेमस तस्वीर से एक तस्वीर बन गया इंडिया के हिस्ट्री का। और सरेंडर किया कितने आदमी के साथ? 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया, 93,000 सोल्जर के साथ सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब क्या होता है, यह भी मैं बताता हूं कि आपकी जो अपनी पर्सनल पिस्तौल है या बंदूक है वो देना पड़ता है। आपके यहां पे जो बिल्ला लगा हुआ रहता है उसे निकाल लिया जाता है। आप एक ऑर्डिनरी एक ऑफिसर से या एक सोल्जर से आपको ऑर्डिनरी आदमी बना दिया जाता है। तो ये आंख में आंसू आ गया नियाजी का जब उसने गन दिया, और नियाजी रो रहा था जब उसका बिल्ला उसके यहां से सोल्जर से निकाला गया, ठीक है। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए सरेंडर का तस्वीर है। और यही पिस्तौल जो है वो नियाजी का पिस्तौल है, जो कि वहां से देखो लिखा हुआ है अनकंडीशनल सरेंडर, यहां पे लिखा हुआ अनकंडीशनल सरेंडर। इस चीज को सरेंडर किया था पोजीशन में भारत सरकार का, 93,000 सोल्जर्स के साथ उन्होंने सरेंडर किया। इंडिया का सबसे बड़ा आज तक का विक्ट्री है, मिलिट्री विक्ट्री एंड डिप्लोमेटिक विक्ट्री, कि बड़े बड़े पावर जो थे वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। अमेरिका को फिर से वापस लौट के जाना पड़ा, फिर से वापस लौट के जाना पड़ा। लेकिन यह भी मैं बता दूं, सिर्फ वहां अमेरिका ही मौजूद नहीं था, हम लोग अमेरिका पढ़ते हैं, लेकिन अरेबियन सी के साइड में आपका ब्रिटिश के शिप भी मौजूद थे। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। और यह भी मैं बोल रहा हूं कि ऑपरेशन ट्राइडेंट में सिर्फ 3 जहाज का चर्चा होता है, लेकिन सिर्फ 3 जहाज नहीं था, उसके पीछे, बहुत पीछे, लगभग 200 नॉटिकल माइल पीछे एक और जहाज था कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो जहाज जाके अटैक करेगी। तो भारत का यह सबसे बड़ा जीत था एंड डिसाइसिव विक्ट्री था। इसमें जो नुकसान हुआ वो नुकसान है कि पाकिस्तान की नेवी 50% ऑफ द एंटायर नेवी वॉज डिस्ट्रॉयड। पाकिस्तान की एयरफोर्स 1/4 मतलब 25% ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स गॉन, एंड 1/3 मतलब 33% ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज गॉन। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, इट इज ए रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री, जो कि उन्होंने सबमिट किया था पार्लियामेंट में। वो है, इतना क्षति हुआ, सोचिए, डिसाइसिव विक्ट्री, हर तरफ से हमने उनको मात दे दी। और 93 सोल्जर को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया। हमने उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया। मानिकशॉ खुद गए कैंप्स में, पाकिस्तानी सोल्जर से बात किए, और पाकिस्तानी सोल्जर यह कहता है कि साहब अब हमें पता चला कि भारत की सेना क्यों हमसे जीती। तो मानिकशॉ साहब ने पूछा कि भाई क्यों जीती, बताओ तुम। बोला आप यहां पे आए, हमसे पूछे, इतने बड़े जनरल हैं, इतना बड़ा युद्ध जीता है आपने, और आपने हमसे पूछा कि भैया खाना अच्छी मिल रही है, बिस्तर में कहीं खटमल तो नहीं है, व्यवस्था सब सही है। लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो नीचे लेवल में बात तक नहीं करते हैं, इतने एरोगेंट होते हैं। तो रैंक और फाइल जो है उसके बीच में संबंध उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहां पे ना रैंक फाइल का कोई मामला नहीं है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो वैसा आर्मी अगर नहीं युद्ध जीते तो कौन आर्मी युद्ध जीतेगा?
मानेकशॉ का खुद का स्टेटमेंट है ये, पाकिस्तानी एक छोटे से अधिकारी ने कहा था ये चीज। तो इस युद्ध में डिसाइसिव विक्ट्री हुई इंडिया की। ठीक है, अब युद्ध के बाद क्या? पाकिस्तान तो हार गई। युद्ध के बाद क्या? युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 आपको शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता हुआ, उसमें जो एलओसी था उसको फिक्स किया गया। ठीक है, और अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बाद यह हुआ, जितना भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे सबको छोड़ने के बाद थे। पाकिस्तान ने बाद में रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश एज ए कंट्री। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को जो अरेस्ट करके रखा गया था वहां से लाया गया, लाके प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया। ठीक है, यह है कहानी आपको यहां तक की। एक स्टेप और आगे बढ़ते, एक लास्ट चैप्टर आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान 47 में लड़ाई लड़ा, 65 में लड़ाई लड़ा, 72 में भी लड़ बैठा, हर बार हार गया। इस बार तो ऐसा हारा कि 2 भाग में विभाजित हो गया, देश ही टूट गया उसका। तो भाई जख्मी पाकिस्तान, जख्मी दिल इतना आसानी से नहीं हारता है। तो उसके बाद भी उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्यूपैक। हिंदी या कहीं और भी आप देखेंगे टोपाज भी लिखता है, लेकिन एक्चुअल है ट्यूपैक। इसमें क्या है, मैंने लिखा भी है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। बोला कि ये लोग मान लिए, पाकिस्तान ये मान के चलते हैं कि इंडिया को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकते हैं हम, ये पाकिस्तान मान के चलती है। तो हम क्या करें, प्रॉक्सी वॉर करें। प्रॉक्सी वॉर मतलब क्या होता है कि हाथ रहेगा पाकिस्तान का, युद्ध लड़ेंगे कोई और। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर को बहुत लंबा समय तक खींच सकते हैं आप, और बहुत सस्ते में कर सकते हैं। सामने वाला कंट्री लेकिन परेशान रहता है। तो बोला कि इंडिया का जहां जहां पे भी प्रॉब्लम है वहां वहां पे हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जगह इनको मिला खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट में पाकिस्तान के आईएसआई ने खूब सपोर्ट किया। सोचा कि भारत में एक जो खालिस्तान नाम का एक बफर स्टेट क्रिएट करा दें हम, लेकिन फिर आपने देखा क्या हुआ, हमने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उन्हें 1990s में मौका मिल गया कश्मीर में। सेपरेटिस्ट का तो पहले से ही मामला चल रहा था, कश्मीर में था भी थोड़ा, लेकिन 90s में क्या हुआ कि उसी टाइम में मैं एक छोटा सा अलग कहानी बताता हूं कि आपको मुजाहिदीन को अमेरिका ने, पाकिस्तान को अमेरिका ने बोला कि तुम तालिबान जो है, ठीक है, या जो भी मुजाहिदीन जो है ये सब, इसको बनाओ। उस टाइम में जो अपना अफगानिस्तान था वहां पे किसका कब्जा था? यूएसएसआर का कब्जा था। तो बोला कि यूएसएसआर के अगेंस्ट एक इंटरनल आर्मी डेवलप करो जो कि यूएसएसआर से फाइट कर सके इंटरनली। तो ये जो तालिबान मतलब कि स्टूडेंट के तालिम जो पढ़ते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट को वहां से आया है, और बाद में देखो क्या बन गया वो लोग। तो मुजाहिदीन को इन लोगों ने ट्रेन किया, सब चीज किया, बड़ा जबरदस्त फाइटर थे। ठीक है, उसको भेजा वो कहां पे? अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर किए, और अफगानिस्तान में भेजे। अफगानिस्तान में चलो उनका यूटिलिटी था, फिर रशिया ने उनको अफगानिस्तान छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ के चले गए वापस वो लोग। अब मुजाहिदीन को क्या मिला? अब वो चला गया और अमेरिका ने उसको बड़ा बड़ा ड्रीम दिखाया था, तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, फलाना कर देंगे, ढकाना कर देंगे। कुछ भी फुलफिल नहीं किया। बिना सुने हुए अमेरिका भी चला गया, बोले छोड़ो यार, रशिया तो गया, अपन भी चलते हैं। अब उन्होंने पकड़ा आईएसआई को, जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस है, और पाकिस्तान के जनरल को पकड़ा। बोला तुम लोगों ने प्रॉमिस किया, बोला कि टेंशन नहीं लो, तुमको अमेरिका से बदला चाहिए, हम दिलाएंगे तुमको। देखो पाकिस्तानी जितना फेंक देते हैं, बोले हम दिलाएंगे बदला, उससे पहले लेकिन तुम हमारा एक छोटा सा काम करो। तो बोला क्या? मुजाहिदीन बोला तुम लोग हमको कश्मीर आजाद करके दो। तो कश्मीर में जो 1990 में जो पंडितों को मारा गया था, वहां पे जो फाइटर्स थे वो इंटरनल फाइटर कम थे, मैक्सिमम मुजाहिदीन अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्ट किया था। किसने? उसने। तो वहां पे तो हम लोग न्यूट्रलाइज, वहां पे लड़ाई हो हमारा चल ही रहा, आप देखिए रहे। और हमारे जो इंडिया के जो यूथ हैं, हमारे जो कश्मीर भाई बंधु हैं,
उनको वो लोग उकसाते हैं, फाइनेंस देते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, ताकि अपने ही कंट्री, अपने ही लोगों के साथ वो क्या कर सके, लड़ सके। और आज पाकिस्तान खुद तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक सबसे गरीब देश में से एक है। दूसरी चीज, पाकिस्तान इतने कर्ज में है, इतने कर्ज में है जिसका जवाब नहीं है। और आज अगर पाकिस्तान को आप देखें तो हो सकता है कुछ दिन बाद आप और सुने जो पाकिस्तान खुद ही 3 भाग में विभाजित हो गया। ठीक है, एक होगा बलूचिस्तान, एक होगा सिंध, और जो थोड़ा मोड़ा बच गया वो रह गया पाकिस्तान, और पीओके चला गया। ठीक है, इट्स ए क्लियर कट पॉसिबिलिटी द वे पाकिस्तान इज गोइंग, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, हो सकता है। और मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि डिटेल में कि पाकिस्तान का अब स्ट्रैटेजी कैसा है और इलैबोरेट मैनर में, और इंडिया इसको काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजी है कि भारत को डायरेक्ट नहीं हरा सकते हैं, इतने जगह ब्लेड मार दो ना कि धीरे धीरे हर जगह से खून निकले, भारत का खून निकल के मर जाए, वही इसका स्ट्रैटेजी है। इसीलिए हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु हैं उनको वो रेडिकलाइज कर देते हैं, इस्लाम के नाम पे रेडिकलाइज कर देते हैं, सेंटिमेंटल वैल्यू से रेडिकलाइज कर देते हैं, बोलते हैं कि यहां पे आतंकवादी बन जाओ, बम फोड़ दो, फलाना ठकाना कर दो। ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल है। कश्मीर में वो लोग कर रहे हैं और दूसरे जगह पे भी वो करने का कोशिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये था एंटायरिटी, अपना 50 साल हो चुका है इस इशू का, तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को जानना चाहिए। तो मैंने इसे डिजाइन किया इस तरह से ताकि सबको समझ में आए। इसी तरह से आगे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।